आपका बिहार बड़ा, हम बड़े वाले बिहार पे आते हैं। बिहार को जब कोई बीमारू राज्य कहता है तो खान सर को गुस्सा आता है? नहीं, देखिए अब गुस्सा की बात क्या है कि आप चीज कैसे कीजिएगा। हम लोग के यहाँ पे हर चीज के लिए बाहर जाना है, बढ़िया इलाज करना है तो भी बाहर जाना है, बढ़िया पढ़ाई करना है तो भी जाना है, बिजनेस करना है तो भी बाहर जाना है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, ये इस वजह से अब सुनते सुनते आदत हो गया है। तो क्यों ऐसा है? आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? सुने? सब था, लेकिन कब था? 2000 साल पहले। हाँ। इतना पहले 2000 साल पहले था। पिछले 1000 साल में बहुत 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 पतन हुआ, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मैंने एक वीडियो देखा था, एक मैडम थी, उनकी सरकारी नौकरी लगी थी। हाँ, करी थी, हमको कहाँ भेज दिए। हाँ, मतलब बहुत कुछ कही थी, थोड़ा मोड़ा नहीं कही थी। वो जिस हिसाब से कही थी उस पे सबने उनको सुनाया बहुत ज्यादा। लेकिन कई लोग ऐसे भी आए क्योंकि जिन्होंने कहा कि जो कह रही थी वो पूर्णतः गलत नहीं कह रही थी। आपकी छवि यही है बाहर की, कोई क्यों आना चाहेगा? अगर उससे कहीं और बेहतर जगह नौकरी मिलेगी तो उसका एक सामान्य जीवन होगा। वो एक पिछड़ेपन की नजर से देख रही है कि उसकी जिंदगी का स्तर जो है वो शायद कई गुना नीचे पहुंच जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं वहाँ मन बढ़ी बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स के वजह से ज़्यादा है कि मतलब आप अगर कोई जाति का इंसान है, अगर उसका बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई छूट रही है तो उसके जात का कोई नहीं आएगा उसको बचाने, नेता। और उसको कोई घर नहीं है या कोई बीमारी से कोई ब्लड देने नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी का जाके कपार फोड़ दिया ना, तुरंत बचा जाएगा, नेताजी हमारा आदमी है, थाना दे। ये बहुत खराब लगता है। वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, मतलब बहुत बड़े टाइप का नहीं है, लिचड़ई टाइप का है। चाचा विधायक। हाँ हाँ, लिचड़ई टाइप का। किसी चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमरा से पैसा मांगेगा, हमरा से तरतड़ा दिए उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है हम क्या कर पाएंगे, हम तो ना लड़ पाएंगे ना कुछ यहाँ पे। तो वहाँ पर जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ टाइप का इनकाउंटर की जरूरत नहीं है। वहाँ महिला पुलिस को लाएं और जो भी हर मोहल्ले में 2-4 ठो क्रिमिनल टाइप के हैं, सब मनबर टाइप का, उसको कॉलर पकड़े और 2-3 किलोमीटर तक पैदल ही खींच के ले जाए उसको, उसका भूत उतर जाएगा, अगले दिन से गुंडा ही छोड़ देगा। ये नॉर्मल चीज, मतलब क्या बताएं। एक हमारे यहाँ आया था, ग्रेजुएशन में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होगा, धमका रहा था ऑफिस वालों को ऐसे ऐसे। हम लोग कहा यार छोड़ो, ये सबको हटा दो यहाँ पे। एक दिन जरूरत से ज्यादा कर दिया, उसको धोए लोग, फिर उसके घर पता किए लोग तो उसका घर रहने को ठीक नहीं था। इस टाइप के तो वहाँ गुंडई हैं, तो मन बढ़ी बहुत ज्यादा हो गई है। योगी आदित्यनाथ आपको कहे पसंद है? हम कई बार आपके भाषणों में सुने कि चाइना बन जाए तो चाइना ठीक कर देंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है, जो ये गुंडा फसाद ठीक किए हो? गुंडा फसाद को गुंडे फसाद की तरह ठीक करना चाहिए। ये आरती उतारने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे। गुंडाई कियो, मार दो, बाद में देखा जाएगा, बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था, बता देना, पहले इलाज हो जाएगा। कौन इंजेक्शन दिया था, टेबलेट इंजेक्शन बता देना है, खत्म कहानी। तो इस पे भी कई लोग कहते हैं ह्यूमन राइट वाइट जो चलता रहता है सब, कहियो ह्यूमनो राइट वालों को ना जिस दिन वो पकड़े जाएंगे वो भी कहेंगे बाबा बचा लो। इस सब मामले में बाबा एकदम सही है, नो डाउट। यहाँ एकदम अपराधी मुक्त होना चाहिए। कोई भी जगह अपराध कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का हो। बिहार की 5 बड़ी समस्याएं क्या हैं आपके हिसाब से? एक तो बाढ़ आज ले कोनो से कंट्रोल नहीं हुआ, ई बैल सबको आज ले बाढ़ कंट्रोल नहीं। पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ कहाँ आती है? आजादी लाया जाता है बाढ़, देखिए आपको पता था, पैसा कमाने के लिए। उसको पता 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। अगर हम बता रहे हैं ना कि वहाँ के लोग भी वही हैं। आप अपने यहाँ, हम लोग कहते हैं ना कि उस सीमांचल जो बाढ़ वाला एरिया है, कि वहाँ आप किसी नेता को घुसने ही मत दोगे, जब तक बाढ़ है तुमको घुसने नहीं देंगे। यहाँ पे घुसने ही मत दे, एकदम पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है। पैसे का जब अभाव रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना पैसे का अभाव है कि 10,000 12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ, 10,000, अरे 10,000 में तो खुश रहते हैं, 12,000 में तो एक पैसा बहुत अभाव है, तो क्या कर पाएंगे। अब जब पैसा नहीं रहेगा तो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई हो, जैसे मैडम आई थी, वो कहेगी 3 लोग को बात करने नहीं बुझाता। अरे भाई, अमीर बहुत गरीबी देखा है इंसान, उसने इतना ज़्यादा गरीबी देख लिया कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद साफ सफाई देखने के बाद आदमी को अजीब लगने लगेगा। तो कहेगा कि गंवार नहीं भाई, गरीब आदमी है। तुम भी पहली बार एयरपोर्ट पे आए होगे तो ऐसे ही हुआ होगा, आते जाते तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बोर्डिंग गेट है और यहाँ लगेज ड्रॉप करना होता है। वो इंसान उस हिसाब से जी रहा है वहाँ। तो पूंजी वगैरह भी बहुत कमी है। क्राइम जो है
वो बहुत भयानक लेवल पे है। और दूसरा क्या है ना कि सजा कितना दुश्मनी लेंगे नहीं, बोलते बड़ी ज़्यादा है। मतलब एक तमाचा मारना रहेगा तो 25 गो आएगा, सब धुआं धुआं कर देंगे, कौन है यहाँ पे, एक दो तमाचा मार के चल जाएगा, और फिर ई जाएगा तो उसको मारेगा। भाई इतना हल्ला काहे कर रहा था? अरे आप क्या तो अस्पताल में को दिखाने हो, कूट देते हैं, आजकल बड़ा खबर वायरल हो रहा है। अस्पताल मतलब अस्पताल जो PMCH कहाँ, बड़ा रोज हर दिन तो हर चौथे दिन खबर पढ़ते रहते हैं हम। अच्छा PM से पाप, उसमें आप एक बार इलाज कराने चले जाइएगा ना तो आपका हिम्मत कांप जाएगा। हम जमीन पे लेटे हुए आदमी को देखे हैं और उस पे उसका अटेंडेंट ऐसे पानी लेके चढ़ा था, उसको पानी चढ़ रहा। अरे हम खबर पढ़े चूहा नाखून खा गया भाई, हमारा दिमाग खुद खराब हुआ, हम कैसा। अच्छा चूहा नाखून खा गया ना तो एक बार हमको ये भी नहीं समझ में आता है, जिसका मरीज था उसका अटेंडेंटवा कहाँ गया था, ये भी तो देखिए। अरे हो सकता बहुत। तो ये बताइए, एक मरीज पे एक डॉक्टर तो नहीं ना खड़ा रहेगा, उसका मरीज का साथ जो आता है उसको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आप तो सोया होगा, इंजेक्शन लगा। अच्छा हाँ ये भी बात है, वो तो बेचारा मरीज है, उसको क्या समझ में, उसको इंजेक्शन लगाया होगा, वो सोया होगा, बगल वाला खर्राटा ले रहा होगा। जैसे हमारे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अब हम लोग कैसे छोड़ देंगे लोग? लेकिन अगर बिस्तर हो, बेड हो तो ठीक है, अगर भुइयां में बिछा पड़ा है कि उन्हें, हाँ ये हो सकता है कि जमीन उमीन पे बिछा के कहीं सोया होगा। रेलवे स्टेशन अस्पताल में तो मोटा मोटा चूहा भी, बहुत तंदुरुस्त चूहा होते हैं, सर काट लिया होगा यहाँ पे, क्या कहिएगा। तो बहुत ही सबकी समस्या है। और एक और भी खराबी है ना कि आप वहाँ किसी एक आदमी का पूरा नाम बताइएगा, बता देगा कि किसको वोट देगा ये। हाँ तो जब आपको पता ही है कि आप किस ब्रांड का जूता खाएंगे तो फिक्स है आपको उसी ब्रांड का जूता हर साल खाना है आपको, और फिर आके गरियाना है कि ये ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। एक मूलभूत ये सब समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा। अटल जी कहते थे कि माना कि अंधेरा घना है बट दिया जलाना कहाँ मना है। कोई उम्मीद दिखती है आने वाले सालों में कि बिहार भी बेहतर होगा? फिर अगेन बिहार नहीं, बिहारी को बेहतर बनाने की जरूरत है, और सबसे पहले अपनी पूंजी के दम पे अपने खड़ा होने के लिए। बिहारी तो इतना सारा IAS PCS अधिकारी निकल रहा है, बिहारी तो बेहतर हो ही रहा है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बिजनेसमैन होता है, नौकरी करने वाला केवल अपने के लिए काम करता है, बिजनेसमैन ही दूसरे को देता है। एक बिजनेसमैन 10 लोगों को रोजगार देता है, अगर छोटको बिजनेसमैन है तब। तो बिजनेसमैन आता है तो उसका TV खोल लेते हैं सब। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है वहाँ पे। कोई जैसे अभी हम आपको बताते हैं, अगर हमको किसी को नोएडा में यूनिवर्सिटी खोलनी है तो नोएडा यूनिवर्सिटी अगर खोलना है ना, 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको जमीन उमीन अलॉट करके दे देगी, आराम से मिल जाएगा आपको, कोई झमेला नहीं। उस पर भी आपको लीज दे देगी कि जो बचा हुआ पूंजी आप यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट में लगाइए। हम आपको कहते हैं 5 साल तक पैर घिस कर रगड़ दीजिए, वहाँ नहीं मिलने वाला है बिहार में। नहीं देगा को, गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है, देगी भी नहीं गवर्नमेंट। और दूसरा जो मिलेगा वो विवादित मिलेगा। तो कोई कंपनी वाला आता है पैसे, हम तो एक बिजनेसमैन को जानते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से आया था और 6 महीना तक बड़ी घूमा, उसके बाद चला गया। कहा कि जहाँ जा रहे हैं वो पूछ रहा है कि हमको कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा। भैया ये भी शुरुआत में ये हाल है तो हम क्या करेंगे? आपने सपोज कीजिए आप एक कंपनी खोल दी है, फैक्ट्री खोल दी है, तब छोटा सा में तो फैक्ट्री खोलेंगे नहीं। अब वो जो बाउंड्री कराना है ना, आप नहीं करा सकते अपने से, उस एरिया का एक फिक्स होगा कि ये एरिया का ठेका यही लेते हैं। अब जो ईंटा बाहर 10 रुपये मिल रहा है ना, आप वहाँ 15 रुपये में खरीदेंगे। जो टाइल्स बाहर 400 का मिल रहा है, आपको उससे टाइल्स खरीदना है, वो 700 में देगा आपको, फिक्स है। तो इसे करते करते सब वहाँ से भागने लगे। और ये चीज़ें है ना, बड़ा इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, वो चुपके से अपना रास्ता लेके निकल जाता है। तो ये सबको पता है, सब इस सिस्टम का ऐसा बदलता का है नहीं, सबको मजा मिल रहा है, इसलिए कोई नहीं, सब में बट रहा है। और पब्लिक उसी हिसाब से, जब तक पब्लिक नहीं बदलेंगे, सोचिए वहाँ देवर भाभी का अश्लील गाना मिलियन में जाके रिकॉर्ड बना देता है। हाँ मतलब बिहार का इमेज होगा ढोंडी चाटना, यही सब चीज़ तो रह गया यहाँ पे। बेशर्मी हो गई है ये चीज़ें, इस पे सरकार सेंसर बोर्ड ये सब नहीं लगा पाई है। तो कितना शर्म की बात है कि अश्लील गाने ट्रेंडिंग पे चले जा रहे हैं, नंबर 1 चलते सारे, नंबर 1 चले जा रहे हैं। तो ये हो गया। एक सिंगर से हम मिले तो उसने वो अश्लील गाने गाता था, तो इत्तेफाक से कहीं ऐसे मुलाकात हो गई किसी पार्टी फंक्शन में, वो भी आया हुआ था। तो हम कहे है, तो कहे खान सर अगर हम लोग सब गाना गाने लगे तो कोई सुनबे नहीं करेगा। हम कहे इसका अलग रोना है भाई, तो हम ही को समझा रहा है। हम कहेंगे भाई अब क्या करें, हम कह रहे कि हम सब गाना गाए हैं, और लगा दिखाने कि देखिए इसको कितना लोग देखे हैं, इसको कितना देखे, 2-4-10% का अंतर रहता तो समझ में आता, वो कोई देखबे नहीं किया। तो मतलब हमने गिरने को उत्थान मान लिया है। हाँ यही सही कहानी है। अच्छा, बिहार में जातिवाद में आपको लगता है कब वो खत्म होगा? जात पात खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? एजुकेशन अभी देखे क्या है ना, जो समाज में ना जो एक 20-25% लोग होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, बट उनकी जनसंख्या बड़ा धीमी गति से बढ़ रही होती है। और समाज में जो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं ना, उनकी संख्या एक तो पहले से ज़्यादा है और उनकी संख्या भी बड़ी बढ़ रही होती है, और समाज में वही चारों ओर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है ये समाज ही नहीं बदल रहा है, बट धीरे धीरे समाज वहाँ भी बदल रहा है। मैं बिहार में कई नेताओं का मैंने पॉडकास्ट किया, तो उसमें एक
बीच में एक डेटा आया था कि बिहार में 1200-1300 परिवार है जिनके परिवार के लोग ही 70-80-90% बिहार में सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। ये पूरे इंडिया की बात यही है, यूपी में भी तो वही है कि वो डायनेस्टी चलती आती है। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल आप बिहार को ही बोलिएगा, यूपी में कोई भी बड़ा नेता देखिएगा उसके या तो फादर नेता होंगे या तो उसका बेटा आ गया होगा। तो अगर सिस्टम चेंज करना है, जैसे आपने कहा ना कि टॉप पे जाओ, टॉप पे जाके नीचे बदलाव करो, तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा या दूर रहकर भी हो सकता है? चीज़ें सही हो जाती हैं तो दूर से ही कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी तय कर दीजिए। जैसे मान के चलिए आप राशन कार्ड बनवाने के लिए गए तो उसका या तो 15 दिन के अंदर बनाओ या तो प्रॉपर रीजन दे के रिजेक्ट करो। बट यहाँ क्या है ना, ओपन है, वो 15 दिन का 15 साल लगा देगा, तो फिर उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है। आपका आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, 10 दिन के अंदर उसको सही करो या तो प्रॉपर रीजन देके खत्म करो। आप प्रॉपर लिख के दो कि इस रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, देगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया ना, टाइमिंग नहीं रखा है, जिस वजह से अधिकारी का मन बढ़ा हुआ है। अच्छा तुमको जरूरत है, आप बताते हैं तुमको, अब हो गया वही काम यहाँ पे। जब उसको दिख रहा है कि इस इंसान को 10 दिन के अंदर काम है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं, तो कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट इनिशिएट शुरुआत में ही सही कर सकती है, लेकिन ये करेगा कौन? मान के चलिए वो 10 दिन में नहीं किया तो आप इसके लिए कोर्ट में जाएंगे, और सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ अटकी हुई हैं? कोर्ट में। मोदी जी जब चुनाव नहीं जीते थे तो कहते थे मैं जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाऊंगा। एक तो 80% समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी जितना लोकसभा में सांसद बैठते हैं ना, संसद भवन में जितना सांसद बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में उतना ही जज बैठाइए, खाली बैठेगा लोग यहाँ पे। अरे भाई साहब हमारे यहाँ कोई केस है, ले आओ इधर आओ, तुमको सुबह में भी बुलाया, तुम एक काम करो 3 बजे फिर आना, एक के दिन में 2 बार तारीख लगेगा। चलो इसी मैं कहता हूँ देश में कानून व्यवस्था में 2 तरीके से है, एक आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। कानून व्यवस्था किस पे चलता है? वकील पे। पैसा है, बढ़िया वकील है, पैसा नहीं है, बढ़िया वकील नहीं है। तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे सुनवाई कैसे होता है खट से? नहीं, वो उसके पास वो एक लेगेसी है, उसके पास उसकी पूरी टीम है, वर्क कर रही है, सब कुछ करे, बढ़िया पैसा वाला वकील। लड़ते भी केस बहुत मजबूती से हैं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर में क्या है, आपके पास पैसा है, आप बढ़िया डॉक्टर देख लीजिए, और पैसा नहीं है तो नॉर्मल डॉक्टर से जाके दिखाइए। तो क्या फ़र्क थोड़ी, पढ़ा तो दोनों सेम है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उस अपनी चीज़ों को रखने का तरीका है। ठीक है, अब पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करते हैं। इंदिरा गांधी को आपने कहा कि बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री रही, और अभी शायद आपने कहीं जिक्र भी किया था वो होती तो मार मुर के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही हैं आज़ाद भारत की? डिसीजन लेने में ज़्यादा नौटंकी नहीं करती थी, और उन्हीं का डिसीजन है उनको मतलब उनकी हत्या का कारण उन्हीं का डिसीजन पड़ा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने हटा दिया था उन्हें। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं का डिसीजन था। तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी मोदी जी। डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। डोभाल साहब बहुत अच्छे हैं, बट अब एज हो गया है। एक एज के बाद आदमी थोड़ा, सबका होता है, आज से हम लोग का भी जब एज होगा तो शायद इतना नहीं एक्टिव हो पाएंगे आदमी। तो ये थोड़ा सा उनमें है गड़बड़ी। इतना बढ़िया मौका मिला था, 2 धागे बराबर करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में। मतलब इतना उम्मीद पाल के हम लोग रखे थे, ये तो बात है कि मतलब दिल पे लात रख दिए, कचर दिए एकदम। बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो वो तो धापा बोल के चल रहे हैं। पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सोवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रंप आप बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है, जिस चीज पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं, और वहां कह देंगे कि भैया ये जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके कोई। अच्छा, तब फुल फ्लेजेड वॉर होती अगर हम पूरा उड़ा देते। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए 100। देते रहिए मैसेज। इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा? इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी, और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा?
ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टेरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज़ जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको कहना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये तो इसको भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े IAS अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश, पाकिस्तान को क्या जाता है। पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज तक जान नहीं पाया कि कौन सा जीते वो इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल। और जो फोटो शहबाज शरीफ दिए वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला। तो आपकी नज़र में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था, हम अपने बटालियन NCC बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा। तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता उस समय नहीं हुआ था, इस समय मिल जाए, थूर थार दें यहाँ पे। सही में हम छुट्टी दिए थे 3 दिन अपने यहाँ कोचिंग इस बार। हाँ महाराज, इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है, 1 दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहे थे। तो बॉर्डर पिक्चर का 60 वाला हो गया। उधर ब्याह हुआ, उधर तो चलो। हाँ, तो हमारा तो उस क्लास ले रहे थे यहाँ पे। तो क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ एक बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है, और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ। और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था, और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिसे कुछ पैसा देकर या नारा लगवाकर आगे भेज दिया गया। हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। बट इंदिरा जी का भी, जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था, और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए। बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रहीं, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। मूवी भी बनी, उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की, हमने कश्मीर बार्गेन नहीं किया, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक थे, अगर
इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती, या कम से कम 93,000 के बदले 52 कैदी हमारे 52 सैनिक जो है वो ले सकती थी, बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। एक युद्ध के बाद, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेस्टीज इस दाव पे लग गया था। हाँ, उस बार निक्सन उसकी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे हो गई। वो तो मटिया मिट कर दी थी इंदिरा जी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी का जिद अमेरिका के लिए द्वितीय पर्ल हार्बर ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल, जैसे ट्रम्प पगलाया। निक्सन तो एक से बड़ा पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी, उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। तो हम पर हमला करने के तैयार थे, वो तो रशिया दोस्त थे हमारे, तो दोस्त थे तो बचा लिया। तो लेके चला आया तब 7वां बेड़ा अपना, वो हमको ठोक देगा, पूरा बढ़िया से लेके आया था वो, अब मार देता वो। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है। अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसका अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है। पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे कुवैत, जिसको बचाता ना बड़ी लेट से बचाता है, कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे। फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज 1 प्लेट, बस तब उसको बचाने तो कौन दोस्त है अमेरिका का, पाकिस्तान या हम? उस समय तो वही था। आज के दौर पे भी वो पाकिस्तान को ही हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है। और इंडिया पाकिस्तान दोनों काउंटर करना है, तो इंडिया चाइना दोनों काउंटर करना, तो पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान को लेके रखता है। उसने हिलेरी क्लिंटन 2011 में आके क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को कि आपको पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन है। वो उसके भैया उसके आर्मी कैंप के बाहर में खड़ा था, हिलेरी क्लिंटन। और जबकि सारे अभी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है उसमें दिखाया गया कि जितने आतंकवादी थे, वो सब पाकिस्तान में पकड़े गए, सब के सब वहां पे। तो पाला भी तो यही था। ओसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ही नहीं तो। सद्दाम को भी इन्होंने बनाया था बाद में। अमेरिका तो पॉलिसी रही है। हाउ यू सी अमेरिकन गवर्नेंस स्टाइल, कि अपना एक बंदा ना मरे, इराक में जाके हजारों मार दिए, अफगानिस्तान में जाके हजारों मार दिए, पाकिस्तान में घुसे लादेन को उठा लिए। कैसे देखते हो आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस? उन लोग का एक फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं हैं। लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। उनकी थ्योरी सिंपल। इतिहास कौन लिखे? मार दिया वहां पे, कोई मर्सी नहीं। एक कश्मीर में अगर कोई गलती से इंडियन आर्मी की गोली से क्रॉस फायरिंग में चल जाते, ह्यूमन राइट वाले कूद जाते हैं। गाजा में क्यों नहीं कूदे? बात तो ये है कि भाई आपकी लड़ाई ठीक है, बट 1-2 साल का बच्चा जो मर रहा है तो गलत है। ये क्या किया है 1-2 साल का बच्चा? हमास ने जो गलत किया, बिल्कुल गलत किया। उड़ा दो पूरा हमास को, लाइन से खत्म कर दो। चलो, आपने इजराइल पैलेस्टीन का जिक्र कर दिया, क्योंकि मैंने पहला वीडियो आपका इजराइल पैलेस्टीन देखा था, और इजराइल पैलेस्टीन में बड़ी चर्चा होती है, अभी भी चर्चा चलती है कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट आई थी। इजराइल पैलेस्टीन में आप किसे गलत मानते हो? हालांकि वहां दोनों का अपना सच है, दोनों का अपना सही है, दोनों का अपना गलत है, जिसको इतना आसानी डिकोड करना आसान नहीं है। फिर भी क्योंकि आप इजराइल में बहुत बात करते हो आप, और आपको इजराइल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत पसंद है, ये मैं आपके बहुत वीडियो में देखा हूं। फिर किसे देखते हो आप? क्योंकि आज आपने बच्चों का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर दुनिया इकट्ठा होती है, और जब आप इजराइल की तारीफ करते होगे तो आई एम श्योर आप पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने लगते हैं कि इजराइल का तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई लोग इस पे भी सलाह बना देगा वीडियो की, पानी पी लिया सर ने इस सवाल पे। हाँ, अरे नहीं, पूछने दीजिए उन लोग को। इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। ओके, ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह नहीं। जैसे हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि 20 आदमी मिल के किसी बच्चे को कहे कि तुमको डांट दिया, वो विधायक तुमको डांट दिया, मार। वो 20 आदमी जाके चढ़ा दिया उसको, और उधर से निकला के 47 लेके, तो 20 भाग गए सब। वो पकड़ा गया है, वो अभी तक पिटा रहा है। आई 20 कह रहा है सब हम आएंगे, और पिटा रहा है 80 साल से। वो जाएंगे कहाँ? ये बताइए, वो जाएंगे कहाँ? उनको तो जाना नहीं है। और ये क्या करते हैं अरब वाले और ईरान वाले, प्रॉक्सी लगा के हमास को खड़ा करके वहाँ चलाते हैं। इजराइल का भी क्या है, इजराइल ने भी ऐसा शर्त रखा है कि वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन अपनी नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता, आर्मी नहीं। आज हम अगर श्रीलंका को बोल दें कि श्रीलंका तुम नेवी, एयरफोर्स, आर्मी नहीं रख सकते, कल को श्रीलंका से मार हो जाएगा हम लोग का। हाँ, बट मतलब वो अपने वही वाले अमेरिका वाली बात, बस अमेरिका वाली बात। तो ये भी तो गड़बड़ है ना।
वो देश है, आप उसका जितना टुकड़ा करना है या जो करना है आप कर लिए, अब उसको स्वतंत्र छोड़ देश दीजिए। बचा कितना, वो इतना था, इतना होते होते इतना हो रह गया गया। यहाँ पे अब उसको मान्यता भी नहीं दे रहे हैं आप। तो यही बात है ना, वहाँ पे आपने शर्तें ऐसा रख दिया कि वो कभी लड़ाई शांत नहीं उनका कभी खत्म होगा कभी युद्ध? तो सब हो जाएगा। तो जब तक खत्म होगा तब तक ये पूरा खत्म कर चुका रहेगा। अभी गाजा के बीच में वो 5-5 किलोमीटर का सड़क ले जा रहा है, मतलब ये कॉलोनी बसेगी, 5 किलोमीटर सड़क, फिर 5 किलोमीटर चौड़ी एरिया खाली, मतलब ना वो एकदम क्लस्टर करके रख देगा। और आने वाले लगभग 2035 तक का इन लोग का प्लान है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले इसे क्लस्टर बनाएगा, फिर उसमें कुछ क्लस्टर को उठा के सोमालिया में बसा देगा 2035 फिलिस्तीन के लोगों को। पहले गाजा से करेगा, पहले गाजा है उसको पार्ट बाई पार्ट करेगा, उसको 8 पार्ट में करेंगे सब, ये क्लस्टर बाई क्लस्टर। यहाँ पे जैसे एक कॉलोनी है, बीच में से रास्ता बना देंगे 5 किलोमीटर बराबर, उसमें इजराइल को घुसा देंगे, इजराइल की आर्मी रहेगी, ठीक। और इधर वाले से कोई कनेक्शन नहीं। 2-4 साल बाद हो जाएगा तो इन्हें अच्छी सुविधा देके, अच्छी लालच देके, कुछ हिस्सा से माइंड वॉश करके, इनमें कुछ लीडर बना के इन्हें सोमालिया में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनकी जो अलक्सा मस्जिद है वो तो बड़ी, वो तो फिर वेस्ट बैंक में। अच्छा, तो गाजा से करेंगे ये लोग, तो गाजा गायब कर देंगे, गाजा गायब कर देंगे लोग। 2035 तक फुल इम्प्लीमेंट कर देंगे। खाली बचा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक को धीरे धीरे मारते हैं ये लोग, वो सेटलर है। वेस्ट बैंक में क्या करेंगे, गाजा का ही है ना। हाँ, सारा बॉल तो गाजा का है। ये वेस्ट बैंक वाले तो अपने ही सब फूका कारतूस है, सही क्या करेगा सर। ये किसी मोहल्ले कोई उसका कोर्ट आदेश देता है कि ये मोहल्ला इजराइल का है, अब कब्जा कर लेता है कि भाई कोर्ट ऑर्डर है। मतलब हमास को अगर आपने टैकल कर लिया तो आपको सारा खेल खत्म है। तो इनको सोमालिया में डिपोर्ट कर देंगे लोग। ठीक बात। कई को कहेगा लोग कि एक और टॉपिक सर बड़ा आजकल ट्रेंड है आरक्षण को लेकर। अब उसमें ये जैसे आप, क्योंकि आप गरीब बच्चों की बहुत बात करते हो, और एक सवाल मुझे किसी ने भेजा कि खान सर से पूछेगा कि जो लोग अब संपन्न हो गए हैं, आरक्षण को लेकर 2 नजरिया, एक होता है आर्थिक आधार पर, एक होता है सामाजिक आधार पर, लोग कहते हैं। लेकिन अब एक आने लगा है कि क्या आरक्षण जो संपन्न हो गए हैं, जिनका स्टेटस अच्छा हो गया है, उनको उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो उन्हीं के कैटेगरी में गरीब है। ये सुधीर चौधरी ने भी सुझाव दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई एससी है तो उसको गरीब एससी के लिए छोड़ देना चाहिए, ये नहीं किसी और को दे दें, लेकिन संपन्न एससी को गरीब एससी देना चाहिए। तो क्या आरक्षण एससी एसटी ओबीसी जो संपन्न है उनको अपने ही एससी एसटी ओबीसी के लिए छोड़ देना चाहिए, या उनके पुरखों के साथ गलत हुआ था तो उसको उनका कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि हर साल कई सारे आईएएस पीसीएस भी निकलते हैं। इस साल कोई एक लड़की वायरल हुई थी बड़ी, तो उसका बैग वैग दिखा के बड़ा ट्रेंड चला कि देखिए 1 लाख का बैग यूज कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इनको क्या जरूरत थी? इससे अच्छा किसी गरीब एससी एसटी ओबीसी को ही दे देते हैं। देखिए, बड़ा दुविधा वाला चीज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्रीमी लेयर, मतलब एक वेल सेटल्ड हो चुका है जिससे अब आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने ही कैटेगरी के अगर किसी को पास ऑन कर देता है तो ये एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इसमें 2-4 लोगों को वॉलंटरी आना चाहिए ताकि लोगों को लगे यहाँ पर, और फिर इसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि मान के चले उसने तो अपना छोड़ दिया कि भाई हम संपन्न हो गए, आप उठा के थमा दिए किसी और को। हाँ, बात सही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो भड़क जाएगा। फिर एक भी पकड़ाया तो फिर हमेशा के लिए रास्ता बंद। और ये भारत के अधिकारी हैं सब, तो पैसा देके पुरुष को महिला बना देगा सब बना देगा सब। हमारे यहाँ एक बच्चा आया था, का आई कार्ड बन जाता, आधार कार्ड एक बच्चा पास हो गया उसका, और ना एग्जाम देने गया तो उसको ना फॉर्म में ना मेल के जगह फीमेल था, तो वो कह रही है कि इसमें तो फीमेल लिखा हुआ है, तो कह रहा मेल है और वो बता रहा है मेल है, फिर तो फीमेल लिखा हुआ है। अरे भाई, कोई लिख रहा है वो ह्यूमन ही है ना, गलती से मार दिया उसको। अब हमारे पास आया कि सर एक गड़बड़ हो गया, हम के क्या हो गया, तो सर हमको फीमेल कर दिया। तो ऐसे नहीं चलता, अधिकारी है सब। पूरा चेंज तो होगा नहीं महाराज, अधिकारी ऐसे होते हैं यार। अच्छा, हमारे 32 कार्ड भी होता है कितने चोर होते हैं अधिकारी बता रहे। एक पेपर ऐसे हो गया था, तो पेपर आया बक्सा में, तो पेपर को ले जाना था 3रा तल्ला पे, तो कौन ले ये नहीं गया थे 3रा तल्ला पे पेपर वो कह रहा है कि हम काहे ले जाएंगे, इसके लिए तो एक आदमी नियुक्त होना चाहिए, कूली या कोई एक लेबर नियुक्त होना चाहिए। अरे वो बच्चा एग्जाम में वेट कर रहा है, ये आपस में लड़ते लड़ते 1 घंटा तक पेपर वे नहीं दिया सब, वो बवाल कर दिया सब यहाँ पे। यूपी बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हाँ, ये तो नौटंकी चल रही है बिहार में सर। जो अभी क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है बिहार में इस बार, चलो मैं इस पर नहीं आ रहा स्पेसिफिक, बिहार में कई सारे युवा नेता हैं। युवा नेताओं में किस में आपको उम्मीद ज्यादा बेहतर दिखती है? पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, किसी का नाम मतलब, चलो वैसे करते हो जैसे कई सारे नए लड़के। मुझे लगता है इस बार बिहार इलेक्शन लोग कह रहे हैं कि बड़ा स्पेसिफिक होगा,
क्योंकि नीतीश जी की एक उम्र हो गई है, कई लोग मान रहे हैं शायद इस बार वो सीएम ना बने स्वेच्छा से, या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट कई लोग इस चुनाव को मान रहे हैं कि ये चुनाव बिहार का अगला 20 साल की दशा तय करेगा, इधर जाएगी। तो मान लो जो वोटर हो बिहार में, जो जाति धर्म से ऊपर जा रहा, क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए बिहार को, क्योंकि इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो? अगर मैं स्पेसिफिक ना जाऊं नेताओं पे, तो भी मैं पूछ रहा हूं, मैं इस बार के बिहार इलेक्शन में कितनी अहमियत दे रहे हो आप? इस बार इलेक्शन में थोड़ा सा दिलचस्प ये होगा क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे क्या है कि जागरूकता सोशल मीडिया की वजह से पिछले 5 साल में कोरोना के बाद से बड़ा बढ़ी है, और प्रशांत किशोर भी बड़ा जागरूक किए हैं गांव गांव जाके लोगों को भी, और ये सब फैक्टर आएगा। दूसरा क्या है कि अब लोग ना वो 2050 में हम विकसित हो जाएंगे 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ों से लोग अब उब चुके हैं। उनका कहना है कि रोजगार दीजिए। अब इधर देखिएगा तो जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, और जैसे तेजस्वी यादव, इनका पूरा एजेंडा ही यही है, एकदम फिक्स है कि हमने रोजगार दिया है, हमने इतना दिया है, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। और दूसरा अभी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस जो स्कीम्स ला रही है, जैसे अब किसी को आप भात दे रहे हैं, चावल और गेहूं दे रहे हैं, भैया इसके जगह पे आप तेल और दाल दे दीजिए, हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। ओके, मेन दिक्कत तेल खरीदने में, दाल खरीदने में। ओके, भात और गेहूं तो गाँव में मिल ही जाता है, तो हुए काम हो गया। आपको क्या दे रहे हैं केकरा भात के कमी है? सरकार गई कल को, ससुर तुम कहोगे खीरा काट के दे दो। हम आपसे क्या कहें, हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं आपसे काजू किशमिश। लेकिन एक समस्या समझिए, ये बताइए कि हमको टाइफाइड हुआ है तो आप हमको कान खजुआने का दवाई दीजिएगा तो हम क्या करेंगे भाई? उसको दिक्कत। और आप देखिएगा ना, गरीब घर के ऐसे अगर चिवड़ा फ्राई करके आएगा ना, दिख जाएगा गरीब। अरे भतो बढ़िया गरम कर लेगा, 2 बूंद तेल डाल, तो तेल चाहिए होगा। तेल इतना महंगा कर दिए आप, क्या काम का हो गया है? अभी सरकार वाले सब सुन लेते हैं तो हमको बड़ा तिरछा नज़र से देखते हैं लोग कि ये तो भड़का रहा है आदमी लोग को। हम यही कहते हैं, अपन भात रखो, अपन गेहूँ रखो, भैया तुम उसको 2 किलो सरसों तेल दे दो 2-4 लीटर दाल, 2 किलो दाल दे दो। लेकिन ये कब तक देश में चलता रहेगा? जैसे आज मैं देखा 81 करोड़ लोगों को इस देश में फ्री में खाना मिल रहा है, जो उसको आप भोजन कहते हो। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 81 करोड़ आदमी मुफ्त भोजन वाले हैं, कहाँ जाएगा सर देश हमारा? ये भाई, तो उस तरह से देखिए तो 140 करोड़ को मोदी जी खोज इंजेक्शन मरवाए थे फ्री में, क्या हमारे पास है एक्स्ट्रा? अरे वो तो चलो कोविड था हमारा। ये बताइए, आपको जरूरत थी फ्री लगाने की? मतलब खरीद सकते थे कि नहीं? खरीद सकते थे, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के हमारे पास है, अभी हम मारेंगे तो फ्री में लगा तुम यार, जो फ्री में घुस। चलो तो आपदा आई थी, चलो उनको लगा कर दिए। अरे पैसा बचता तो उसके लिए हमको बड़ा अफसोस होता है। हमने अपने पूरे परिवार तक कोरोना में जो इंजेक्शन कुचवाए थे हम लोग, हाँ, या बूस्टर डोज लगा, पैसा लेना चाहिए था उनको। जो देने में सक्षम आप दे नहीं सकते थे। ये कर सकते थे कि जो देने में सक्षम हो, जैसे सिलेंडर में बाद उन्होंने कहा कि सक्षम वापस करना है, वापस कर दो, लोग कर दिए। हाँ, और उससे एक और अच्छा हो जाता, आप ना पैसे रख देते, जो देने में सक्षम थे वहां चले जाते, लोग इधर भीड़ कम हो जाता। बाद में नेता लोग खाएगा, इससे अच्छा थोड़ा कुछ तो मिल रहा है। तो देखिए, बेसिक चीजें है ना, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सब चीजें होते बड़े। अब एक बात बताइए, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या किए बेटियों को पढ़ने के लिए? 2 लाइन लिख देने से बेटी पढ़ने लगेगी? मतलब इससे बोलने से क्या किए? एक लेडी गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोले हैं, गर्ल्स का GST हटा दीजिए एजुकेशन से। निर्मला मैडम को बोलिए, अब इनको बुझाइए नहीं करता है। 18% GST काहे लगा है आप एजुकेशन पे? मतलब कोई ना पढ़े, शर्म की बात है कि नहीं? मोबाइल खरीदिएगा, इंटरटेनमेंट फिल्म देखने जाइए, 18% GST। अब पढ़ने आइए, 18% GST। शर्म आना चाहिए ना। अरे कम से कम 18 की जगह तू 28 कर दे, कम से कम फिल्म वाले दुनिया से तो ऊपर उठाओ, कम से कम इतना तो लाज शर्म होना चाहिए। छोड़िए पुरुषों की, महिलाओं का कर दीजिए, 18% कम आएगा। तो आखिर बोल देने से थोड़ी चीजें हो जाती है चेंज। 47 में कौन सी के हिसाब से हम डेवलप हो रहे हैं? कह रहे देखिए 12 लाख रुपए हमने टैक्स पे कम कर दिया, ये अच्छा डिसीजन था बिल्कुल। तो जो अच्छा चीज है वो, उसमें कोई कमी नहीं है इस 12 लाख के। लेकिन ये वाला पॉइंट आपका सही है कि भाई हमारे एजुकेशन पर, अगर हम एंटरटेनमेंट पर, लग्जरी चीज़ों में हम पैसा खर्चा करते हैं, वहाँ बैठ लो ठीक है, बट बेसिक नेसेसिटी पे तो आप छूट दे सकते हो। हम जब ये हल्ला किए तो फिर पता चला गवर्नमेंट ने किताब पर GST नहीं था, ओकरों पे लगा दिया। तो अब हम तनी दबे अंदाज में कहते हैं कि फिर कोनो चीज़ पे मत लगा दे। लोग सुनबे नहीं करती हैं इनको। वित्त मंत्री को बोलेंगे तो कहेंगे कि मैं तो पढ़ाई छोड़ दी।
उनका तो अलग ही अब वो स्टेटमेंट JNU आता से है। पढ़ी है, वहाँ फीस बहुत कम होती है, वहाँ बहुत कम फीस होती है, तो उसके बाद भी पैसा लग रहा है। पैसा लग रहा है, बहुत अजीब लगता है ये। तो लड़कियों को बोल देंगे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कहाँ से करेगी वो? अच्छा, इस देश में JNU जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे बेसिक मिनिमम पैसा देकर एक JNU है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए, फिर वो तो सीधे सरकार की दुखते नस को पकड़ लेते हैं ना। नहीं, वो तो दुख रहा होगा, वो तो वहां पर हमें चाहिए आजादी से दुख रहा होगा। हमको नहीं लग रहा पैसा दुख रहा होगा, लेकिन इस देश में भी लोग दुखता है, इतना कम में काहे पढ़ रहे हैं। हम भी सोचते थे JNU से सस्ता एम्स है। बाहर MBBS करेंगे तो 1-1.5 करोड़ लगेगा, अंदर 5,000। भाई इतना भी बिना डोनेशन के। अगर हाँ, तो एम्स बेसिकली एम्स डोनेशन के लिए नहीं है, वो 1-8% सीट जो रहती है डोनेशन वाली, वो अलग चीज है वहाँ पे। लेकिन जो एम्स में निकाल के जाते हैं वो लोग, नहीं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज देश में और क्यों नहीं बनती हैं? जैसे JNU हो गया, आप एम्स का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे और क्यों नहीं बनती? सबसे बड़ा खराबी क्या चीज़ है कि ये एक तो एम्स, सरकार से पूछो एम्स तो कहते हैं कि एम्स हमने इतना बना दिया। भाई पहले समझिए, आपके दादा के पास 5 गो भैंस था, हम 15 गो भैंस रख लिए, यही ना कहने का। अरे भाई, भैंस की जगह आप खरगोश पे आइए, भैंस की जगह आप ऊँट लेके आइए, भैंस की जगह आप गाय लाइए। ये क्या रट रहे हैं कि 15 से हम 30 गो भैंस कर दिए, 35 गो भैंस कर दिए? मैंने एम्स ही ना बनाए हैं। एक नया कंसेप्ट तो लाइए, लोगों के दिमाग में बैठे कि ये वाला चीज एक ऐसा आप ना विवेकानंद जी के नामे पे रख लीजिए, विवेकानंद मेडिकल कॉलेज, मतलब ये वाला कॉलेज किडनी के लिए स्पेशलिस्ट है, ये इस टाइप का कुछ तो नया कंसेप्ट बनाइए। उसी चीज की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। IIT को, उसी की संख्या IIT को बढ़ा रहे हैं। मतलब हम बट इसमें बुराई क्या है? मतलब नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट एक इनोवेशन नहीं ना है ये तो आप इसको आप उसको और बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए 10 की जगह 20 कॉलेज आ जाएगा। चेंजिंग क्या, इनोवेशन क्या, नया कॉन्सेप्ट क्या? मतलब शायद इनका स्टैंडर्ड सेट होगा कि एक बेसिक मानक पे है कि अच्छा इतने बड़े यूनिवर्सिटी दुनिया में, एक टीचर्स यूनिवर्सिटी है जहाँ टीचर जाके पढ़े? नहीं, वो हो गया भाई, जो 1980 में पढ़े थे वहीं जाके चिपका रहे हैं। एक टीचर्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ना, हर स्टेट में एक होना चाहिए, जहाँ हर टीचर को आप 15 दिन के लिए ही बुला लो। जैसे मान के चलिए कि किसी एक जगह से है 15-15 दिन का सेशन बुला लीजिए, हाँ ये देखिए ये अपडेट आया है, ये एनिमेशन आया है, ये चीज़ें, वहाँ जाके वो टीचर्स यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमको एक बात बताओ, हमारे मन में बड़ी उत्सुकता से बात आ रही है, आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना इनोवेशन आप दे रहे हो, ये बात आप क्यों लोग आगे नहीं आते, संसद में क्यों नहीं जाते आप जैसे लोग? कि आप पढ़ाओ भी लेकिन देश में रिप्रेजेंट करो, कम से कम जहाँ ये सब बात रखने लायक हो। अब आप पॉडकास्ट पे कह दोगे होता नेता जी ना सुने, जनता तो सुन ली, जनता जागरूक हो गई, लेकिन असली जगाना तो नेता होगा। देखिए, पॉलिटिक्स में ना पब्लिक जो होती है ना, वो खुद ही ऐसे लोगों को नहीं पसंद करती। पब्लिक को चाहिए ऐसा नेता जो तनी कुछ बोल दे, कजिया में आके खा जाए, तेरही में आके खाना खा ले। उनको ये सब आदमी नहीं चाहिए कि भैया जो GDP के डेवलपमेंट की बात करे, जो ये कहे कि भैया ये जो आप नहर बना रहे हैं यहाँ पे, तो नहर बनाइए, ये सब वो सब। तो हाइपोथेटिकली अगर मैं पूछूं कि अगर मान लो आप चुनाव लड़ो तो आपको लगता है आप हार जाओगे? नहीं, हमको ये सब चीज़ें देखिए, हमको पठन से खुद फुर्सत नहीं है। हम आपको पहले भी बता रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है? हमारी इच्छा है कि हम एग्रीकल्चर में किसानों के लिए ऐसा काम कर सके कि आने वाले समय में किसान अपना 4 व्हीलर पे घूमे। ओके, मेरा यही है कि हमारा किसान अपना 4 व्हीलर खरीदे और उसी धोती और उसी हवाई चप्पल पे जिसका एड़ी घिस चुका होता है, जो खेत में पहन के जाता है, उसी पे जाए वो शोरूम में वो खरीदे। हमने डाला था कि हम खान सर का पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिहार का कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग लिखा कि हमारी पार्टी भिजवा दो, मतलब हमको भिजवा दो, कि जो लगा दो, हमारी वाले अच्छी बता दो कि हमारे ज्वाइन कर ले। तो मतलब आपके बताने से हमको नहीं पता चल जाएगा वहाँ कौन अच्छा है? अरे सोर्स सिफारिश कह रहे थे कि थोड़ा भावनात्मक जुगाड़। आपका इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में? देखिए, क्या हमको ही नहीं समझ में आता है कि एक नहीं, इस देश में क्या होता है सर, जो आदमी बड़ा बन जाता है किसी फील्ड में तो लोग चाहते हैं तुम चुनाव लड़ लो, अब तुम चुनाव लड़ लो, सबको चाहते हैं वो, ये होता है। दूसरा, शायद भारत में अच्छे लोग शायद पॉलिटिक्स में कम है, की रीजन ये भी है कि अच्छे लोग कम है, तो कोई आदमी जब बदलाव की बात करता है तो लोग चाहते हैं कि खाली काहे कह रहे हो, आ करके दिखा दो। देखिए, सबसे चीज़ क्या लगती है ना यहाँ पे कि अब जब व्यवस्था को चेंज करने की बात कर रहे हैं तो पब्लिक को भी उस हिसाब से चाहिए होता है। जब आप जाति में बटे रहेंगे, धर्म में बटे रहेंगे तो क्या कर पाएंगे? और लोग भी ना, पढ़े लिखे लोगों की एक खराबी होती है कि वो ज़्यादा तू में नहीं करते हैं। नेताओं को दिखेगा ना, कहीं जाएंगे, चाची कैसे हो, ये हो, उसको दिखेगा। अब पढ़ा लिखा इंसान देखेगा, भैया इसके पास तो घर नहीं है, अब इसका इनकम कैसे होगा यहाँ पे, इसका बेटा है यहाँ है गुजरात, वो उसके सोल्यूशन में लग जाएगा और वो कहेगा कि अच्छा आदमी नहीं था, तो कुछ कर भी नहीं किया हमको।
वो सोल्यूशन में लगेगा। और वो चाची उची कुछ नहीं, ऐसे कुछ कुछ बांट देगा। पढ़ा लिखा इंसान सोचेगा ये बांटने से इसको तो कुछ नहीं होगा, इसको हम एक कपड़ा दे देंगे, क्या कर लेगा ये बेचारा, मुर्गा भात खिलाएंगे क्या कर लेगा ये बेचारा। तो लोगों को दो बार कंधा फाद रहे थे, चाची पाए लागी, भैया कैसन हो, भैंसिया ठीक है, गवा दूध देते नहीं देते, उसी में ठीक लग जाएगा यहाँ पे। एक तो सबसे खराब चीज हमको क्या लगता है इंडिया में, प्लेन बीए कर दिया, मतलब कोई बीए कर दिया, बेकार बैठने से अच्छा है, बेकार बैठने से अच्छा है, बेकार बैठने से ज्यादा खतरनाक है बीए कर दिया यहाँ पे। आप बताइए, हम अगर किसी को बीएससी नर्सिंग करा देते हैं तो बीएससी नर्सिंग वाला इंसान ना डॉक्टर के बाद वही होता है, डॉक्टर के जस्ट बाद नर्सिंग होती है। और किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन होता है नर्सिंग चीज़ें। तो अगर हम किसी को नर्सिंग करा देते हैं तो कितना बेहतर हो सकता है। अब आपको कोई सड़क एक्सीडेंट होगा तो 10 आदमी उसको देखने आएंगे यहाँ पे, वो बेचारा उधिया गया है, गिरल है, छिटाया है, इसे तैसे, उसमें से आप खोजिएगा, उस मरीज को आप छोड़ दीजिए। अब जो भीड़ खड़ी है 20, उसमें पूछिए कि बीएससी का एगो है तो 5 गो, बीए 15 गो, बीकॉम इतना, और बीएससी नर्सिंग कोई नहीं। जबकि वहाँ क्या था, अगर कोई नर्सिंग किया रहा था उसका फर्स्ट एड वहीं इलाज करके उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे सकता था। तो जो अच्छक्का पढ़िया है ना, सरकार ने उसको बहुत महंगा रखा है। बीएससी नर्सिंग करने जाइएगा तो 7 से 10 लाख रुपए लगेंगे, अब बीए करने जाइएगा तो 25-30 हज़ार में, नॉर्मल मतलब 10-15 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग कॉलेज थोड़ा महंगा सस्ता लेते हैं। अच्छा, जितनी ये प्राइवेट कॉलेज खुल गए सब्जी मंडी की तरह, इनमें प्लेसमेंट तो होता नहीं है, ये खाली बुलाते हैं, पैसा लेते हैं, 4 साल मौज मस्ती करवाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, फिर आप उसकी जगह फिर घर से कर्जा लेते हो, फिर आप एमबीए कर लेते हो। यही भारत में चल रहा है। इसको रोकना नहीं चाहिए कि अगर आप प्लेसमेंट नहीं करा सकते हो, पहले से पता है प्लेसमेंट नहीं करा सकते हो, आपका एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, ना मॉनिटरिंग है ना कुछ है, 10% बच्चे 20% बच्चे प्लेसमेंट होता है, और जिनका होता भी है मैंने देखा है वो 2-4 महीने भाग जाते हैं। जो पहले से चल चुके हैं ना, जिनका रिकॉर्ड देख लीजिए, प्लेसमेंट नहीं हुआ, बंद करा दीजिए उनको। आगे वाले को काहे रोक रहे हैं? जो नया खोलने जा रहा है आप उसको रोकिएगा तो हो सकता है कि वो नया यूनिवर्सिटी नया कॉन्सेप्ट ला रहा था, उसको तो रोक देते। जो पहले खराब कर रहा है उसको बंद कराइए, जो इनका परफॉर्मेंस खराब है। 2047 में बिहार कहाँ होगा? देश तो पावर हाउस बन जाएगा। 2047 में बिहार क्या बनेगा? यहाँ ये लोग नहीं बोले कि 47 में हम विकसित हो जाएंगे। बिहार वाला नहीं मिला, अभी जाएंगे ना इलेक्शन कवर कर, तब पूछेंगे। अभी आपसे पूछ ले रहे हैं। एक चीज 47 में तो पावर हाउस देश बन रहा है हमारा, हम नंबर 1 बन रहे हैं, विश्व गुरु। बिहार क्या बन रहा है? अब ये वहाँ का नेता लोग बताएगा लोग क्या बनाना जा रहे हैं। बिहार से जिस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं बदलाव देख पाएंगे। कोई धरातल पे जो चेंज करने वाली चीज़ें हैं वो है ही नहीं है। आप समझ कीजिए कि बिहार के लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है सब कि यहाँ फैक्ट्री नहीं है। मतलब तुम फैक्ट्री डाल के अपना सामान चेन्नई बेचोगे, फैक्ट्री डाल के अपना सामान अमेरिका बेचोगे। तुम्हारा खाने वाला मछली आंध्र प्रदेश से आ रहा है, पहले उसको तो बना लो, मछली तो पोस लो बढ़िया से। सर मैंने कहीं तो अंडा जो बिकता है ना, बिहार का अंडा, जो लोग अंडा खा रहे हो वो बिहार से सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो उस इंसान को? वहाँ जो ब्रेड जा रहा है वो बनारस से जा रहा है, जो मंदिर में फूल चढ़ रहा है वो बनारस से जा रहा है, कलकत्ता से बढ़िया डेकोरेशन का फूल कलकत्ता से आ रहा है। भाई किसको बेवकूफ़ बना रहा है? जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें पहले उसको बना लो, फिर तुम दिल्ली मुंबई की चीज़ों को पूरा करना। मैंने कहीं सर एक कोई वीडियो देखा था, आपका था किसी और का था, कि बिहार में शहर भी कम है। आप यूपी की बात के लिए आपको 20 शहर मिल जाएंगे अलग। बिहार में पटना, बिहार में सिर्फ पटना बस है। ये नहीं इसके आगे पीछे कुछ, मतलब ये मेरे लिए बड़ी सोचने की बात थी कि आज़ादी के बाद से इतने समय तक आपके पास सिर्फ पटना, और पटना में जब मैं पहली बार गया था तो लखनऊ और पटना में आपको फर्क समझ में आता है बहुत ज्यादा, कि लखनऊ राजधानी है, वो आपको महसूस कराती है। अगर आप गोमती नगर इलाके में घूम रहे हैं या उधर हजरतगंज से आगे निकल रहे हैं तो आपको फील होता है कि ये कोई राजधानी है। बिहार में गया, बिहार मुझे एक साधारण सा शहर लग रहा था। कुछ इलाके थे भीड़ भाड़ वाला गांव है, और हाँ, थोड़ा सा उस साइड में डेवलप जो हुआ है, हाँ, कुछ जगह अच्छी दिख रही थी, लेकिन पूरे शहर के तौर पर मुझे उतना डेवलप नहीं दिखा। जबकि एक शहर है, आज आप यूपी में जाइए, प्रयागराज आपको बेहतर दिख रहा है, गोरखपुर जाइए बेहतर है, अयोध्या देखिए वो बेहतर हो गया है, नोएडा जहां हम बैठे ये काफी बेहतर है। तो बिहार में एक ही शहर, और कोई शहर क्यों डेवलप नहीं हुआ? कभी किया ही नहीं लोगों ने, तो डेवलप कहाँ से हो जाएगा? मने नहीं था किसी का। हर एरिया का एक अपना क्रिमिनल था, और अगर वो अमीर है या बड़ी जाति से है तो आप उसको बाहुबली बोलिएगा, गरीब है या छोटी जाति से तो अपराधी बोल दीजिएगा। तो यही तो है, क्रिमिनल का वहाँ परिभाषा अलग है। अब बड़ी जाति से तो बाहुबली है, बाहुबली है। और लोग जंगल राज बोलेंगे, हाँ, और नाम लेंगे, कभी किसी उसका नहीं लेंगे, उसका लेंगे जो बेचारा गरीब था या फिर उसके जाति लेवल था वहाँ पे, वो कहेंगे यही जंगल राज फैलाया था। तो जंगल राज में जो फैलाया था उसका नाम लो।
बड़ी बहुत महीन नस पकड़े इस बार आप। बहुत देर तक दर्द देगी है। बट ये आपने कभी सोचा ये, मतलब ये मैंने पहली बार जब सुना कहीं पर कि बिहार में एक ही शहर है पटना, सब घूम टहल के आओ पटना, और वो भी शहर ऐसा नहीं कि जो बहुत शहरों में शहर हो। महाराष्ट्र में आप जाओगे आपको बहुत शहर मिल जाएंगे, तमिलनाडु जाओगे, साउथ, कहीं भी चले जाओ। ये शहर को इन लोगों ने बसाया ही नहीं उस हिसाब से ना। अब किसी को, अरे अब तो 2025 में हमें, अब तो सारे संसाधन है, मतलब मैं तो सारी राजनीति बिहार से चलती है। पहला राष्ट्रपति बिहार से मिला, प्रधानमंत्री वहां आते रहते हैं, देश में बड़ा पावर हाउस वहां पर है, सब तो कुल मिला के यूपी बिहार से ही है। 40 सीट निकल कर आती है लोकसभा की। जनसंख्या से ही तो रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर, बाकी किसी चीजों में। अच्छा, वो सबसे बड़ा खराबी क्या है ना, बिहार में हम लोग मानने को भी रेडी नहीं है। अभी हम लोग किसी से कहेंगे बिहार पीछे तो स्टार्ट करेगा, रुक तुमको बताते हैं, 2000 साल पहले चलते हैं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा बुद्ध, पूरा पीछे का। इधर 20 सालों में क्या हो रहा है ये नहीं हो पा रहा है। और इन्हें एक चीज इनके दिमाग में रटवा दिया गया है कि फैक्ट्री नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं है। और जो सरकार में है वो कहता है कि समुंदर ही नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से आएगा। मैंने बंदरगाह रहता तब तो, मैंने पाकिस्तान में चला था खबर, अरे या हरियाणा पटना उसको उड़ा दिए थे। हाँ, मतलब वहां पर समंदर बना दिए थे, बंदरगाह, पटना बंदरगाह उड़ाया गया था। अच्छा, पाकिस्तान वाले कह रही तो इन सब से क्या बात कीजिएगा। तो एक इन लोग के दिमाग में बस गया है कि फैक्ट्री 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 फैक्ट्री। वो चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी। बिहार का एक जगह था वहाँ पे रोहतास के आसपास का एरिया, रोहतास हो गया और डालमिया नगर के आसपास का जो एरिया था, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। यहाँ के लोकल जो नेता थे सब बर्बाद कर दिया। सब क्या किया, सब 10 मजदूरों को बुलाया सब, और अपने मजदूर का यूनियन बन गया नेता। खाना ठीक नहीं है, स्ट्राइक मार दिए। 10 दिन फैक्ट्री बंद है, उसकी तो पूरा प्रोडक्शन रुक गया ना। तो कहा तो हमें कोई नेता बन रहा है, अब ये जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अंडर द टेबल कुछ ले लेंगे। तो धीरे 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 ना वहाँ उजड़ने लगे, सब बंद कर करके फैक्ट्रियाँ गई हैं सब वहाँ से। यूनियन इतना मतलब अब यूनियन है, बट अब तो 15-20 साल से एक ही सरकार है, सेंट्रल में भी इनकी सरकार है। इधर भी कुछ बेहतर नहीं हुआ 10 सालों से बिहार में, 10-12 साल से। नीतीश जी जब शुरू में थे ना तो एकदम किसी से कोई जान पहचान नहीं, जो गलत किया वो उसे एकदम उसका इलाज कर देंगे, कुछ भी किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि जान पहचान किसी से थी नहीं, सरकार में बहुत दूर तक थे, दूर तक इनका कोई वो नहीं था। अब धीरे धीरे सबसे जान पहचान हो गई। तो थोड़ा एक्शन धीरे लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इंसान बहुत मतलब काम किए बिहार के लिए। अब तो खैर उम्र हो गया और स्वास्थ्य हो गया तो कोई बोले, लेकिन अभी भी बिहारियों के अंदर, किसी भी बिहार से पूछिएगा ना, उसके अंदर एक दबा सा एक उनका एहसान दिखता है कि नहीं नीतीश जी ने काम किया है, चाहे वो बिजली हो या कुछ भी हो। ठीक है, भारत की विदेश नीति को कितना नंबर देंगे आप? विदेश नीति में हम लोग ने पड़ोस को बैलेंस, मतलब दूर, विदेश नीति में जैसे दूर को तो मैनेज कर दिया हम लोगों ने, बट पड़ोस में हम लोग ने गड़बड़ कर दिया। जैसे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सब जगह से तो चौपट हो रहा था। एशिया को हमने गंवा दिया, आगे वर्ल्ड में ठीक जा रहे हैं यूरोप के हिसाब से। ठीक है, भारत की मीडिया कैसे देखते हैं आप? हम देखबे नहीं करते क्योंकि इनसे अगर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे एंकरों का जिक्र कर देते हैं आप प्यार से। तो एंकर लोग का जिक्र कर देते हैं अलग बात, बट ये लोग क्या चला देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखे एंकर लोगों को पसंद करते हैं आप? नहीं, एंकर लोगों को तो हम यही कहते हैं कि मतलब हम तो कई ठोको तो बिस्कन्या बोलते हैं। देखिए हम वही चीज हो गया, नमस्कार, आज देखते हैं हम, आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए जहाँ तक 2 बकलोल को बैठा देगा सब, 2 मुर्गा कैसे लड़ा जाता है, हाँ चलो लड़। अरे भाई, ये कोई इंटेलेक्चुअल इंसान लाओ ना, कौन गधों को पकड़ के लाए हो, मतलब गधा को उठा के लाए। इंटेलेक्चुअल आदमी सुनेगा कौन? वही आप वाली बात कि जब तक वो चाची नमस्ते नहीं आएगा, बस वही बात हो गई यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल को लेके आए सब, ऐसे इंसान से इकोनॉमी पे डिस्कस कर रहे थे सब, जिसको मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अंतर ही नहीं पता है, और वो बैठ के इकोनॉमी समझा रहे हैं सब। और क्या मतलब मन करता टीवी फोड़ दे। चल रहा है तो चल रहा है। तो भारत की मीडिया में अगर कुछ बेहतर करना हो, अब देखो आप हर मंत्र के जादूगर, तो आपसे जो समस्या कहेगा उससे समाधान पूछा जाएगा। तो भारत की मीडिया में क्या ऐसा बेहतर किया जाए जो मीडिया वापस विश्वास ला सके? हो सकता है कुछ लोग फिर से मीडिया में जाने वाले हों, तो वो सुधारों को अपना दें। देखिए, एक तो 24 घंटा ये न्यूज चलता है, इसको रोकना चाहिए।
आप 24 घंटा कहाँ से न्यूज लाएंगे? फिर वही घसियापटा घसीटेंगे। एक सुबह दोपहर शाम का 3 स्लॉट बना जहाँ दीजिए। पॉडकास्ट दिए वहीं से खबर चलाते रहते हैं पूरे दिन। तो खैर, तो 24 घंटा अलाउ है तो चल रहा है। हाँ, फिक्स होना चाहिए कि इतने इतने टाइम पे न्यूज आएगा। बीच में अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो देश के लिए जरूरी है, जैसे अभी पहलगाम जैसी घटना हो गई या कोई स्पेशल सूचना देनी है, तो आ जाए यहाँ पे। बाकी बचे टाइम पे आप स्किल ही सिखा दीजिए, किचन गार्डनिंग सिखा दीजिए, टेरेस गार्डनिंग सिखा दीजिए। उसका एक कोई लेक्चर लेने आएगा, वो समझाने लगेगा। जैसे फिजियोथेरेपी, किसी के घर में कोई बूढ़ा है, स्पाइन में दर्द है, किसको माइग्रेन में दर्द है, तो कैसे दबाया जाता है को पता नहीं, माथा लेके आओ को लोटा ऐसा दबा रहा है। अब भैया माइग्रेन के दर्द वाले को किधर से दबाया जाता है कुछ पता नहीं है। बद्दे में दर्द है तो दाब दे, वो ये बुझा रहा है चाप दे, इसको सब सही हो जाए। यहाँ पे किस बीमारी में कौन सा, जैसे अब किसी को किडनी फेल है या किडनी का प्रॉब्लम है और उसको दबा के उसको प्रोटीन दे रहे हैं सब, भैया उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। तो जो बीच का टाइम है वो हम लोग घरों को चीजों में यूटिलाइज जानकारी के जैसे पहले होता था, किसानों के प्रोग्राम आते थे, आते थे, वो आते थे ये। और दूसरा क्या है ना कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथकंडा होता है एडवर्टाइजमेंट देने का, कि आप हमारे खिलाफ चैनल चलाएंगे तो हम आपको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देंगे। और एडवर्टाइजमेंट ही मेन कमाई का जरिया हो गया है। वो तो वही टीवी चैनल का तो मेन वही है यहाँ पे। तो एक इसका रेगुलेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो सबको दे। और इसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। यही सबसे बड़ा नस होता है। और आम पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये वाली जो न्यूज पे बैठी बिस्कन्या है, नमस्कार आज हम आपको दिखाते हैं बाल सीधा करते हुए, और जो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही होती है कैमरा के पीछे, तो लोगों को लगता है धधरा के बोल रही है, एक के बाद एक खबरों में आपका स्वागत है, सबसे पहले हम देखते हैं आज कहाँ पुल गिर गया, ये गिर गया, वो सब। तो ये लोगों को नहीं समझ में आता। इसकी मजबूरी है, इसका मालिक का पेमेंट रुक जाएगा तो बोलेगा, वो करेगी। तो एक ये जरूरी होना चाहिए। विश पुरुष से क्या दिक्कत नहीं, आपको खाली विश करने आपको दिक्कत है। बहुत सारा विश पुरुष भी होंगे। हाँ, विश पुरुष है, एक तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। उसके एक तो क्या कहिएगा, पत्रकारिता का जो लेवल गिर गया है वो बहुत चिंता में है। मतलब हमको नहीं समझ में आता कि पत्रकार सब 2 राजनीतिक पार्टियों को लड़वाता है सब। भैया एक पार्टी के तो तुम खुद ही हो, तो तुम उसको क्यों बुला लेते हो? और हमको ताज्जुब ये होता है कि जो विपक्ष में आया है वो बोलता नहीं कि मैम आप पत्रकार महोदय या पत्रकार महोदया आप स्वयं हैं, तो इस पार्टी से आपने क्यों बुला रखा है? आप पत्रकार, आप किसी पत्रकार का नाम बताइए, हम बताएंगे किस ओर से है। चलो ये तो सबको पता है। हाँ, ये बताइए कौन सा पत्रकार आपको पसंद है? चलो एक नाम बताओ। आप अपना सवाल हमारे ऊपर फेंक दिए। आज हम इधर बैठे ना, आपके कोचिंग सेंटर में किधर पूछेगा, हमारा देखिएगा। हम दोनों बजाते हैं, इतना बजाते हैं कि लोग पीछे कमेंट सेक्शन में भर जाते हैं, लेकिन ठीक है। खैर, अब किसी का एक बहुत सारे कोई जर्नलिस्ट आपको पसंद है जो नापसंद वाला बात कोई पसंद है? बहुत सारे जर्नलिस्ट पसंद है, बट क्या है ना कि लोगों को एक नहीं होता है कि खुद से धारणा बनने लगती है एक चीज़ों में। और एक चीज़ हम देख रहे हैं ना पत्रकारिता में, आप एक और उंगली नहीं उठा सकते। एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है, मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, अगले दिन सब मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। मतलब आप समझिए जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन? ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कसम खा के रखे हैं कि हमको मोदी से ही एलर्जी है। अरे यार, उस इंसान ने अच्छा भी काम किया है। मतलब एक है जिनके दाहिने पैर में जहर लगा दो, के बाएं पैर लगा दो, बस हो गया। तो ये खराबी हो गई, सब मर जाएंगे। हाँ, यही खराबी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने सब कुछ खराब किया है, कुछ चीजों को बहुत बेहतर की, कनेक्टिविटी हो गई या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना हो गया, बहुत सारी चीजों पे वर्क किए हैं। कुछ चीजें पे काम ही नहीं किए, एजुकेशन जैसे एजुकेशन में कुछ करवे नहीं किए हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, प्राइवेट स्कूल को बंद कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। पूरी एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लोगों ने संभाल के रखा है। चाहे वो नर्सरी का, आप अपने गांव का बात बताइए, आपके जिला का अगर कोई 10 अच्छे स्कूल बताइए जिसमें एक भी सरकारी आता हो, नहीं होगा। फिर और वो भी ईसाइयों ने। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों के कंधे पे, और कितनी दुर्भाग्य की बात है। और आप उनको कोई मतलब एक तरह से वो एहसान दिखा सकते हैं इस चीज को
कि हमने पूरी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बना के रखा। यूट्यूब जर्नलिज्म कैसे देख रहे हो आप? चलो ये तो हम समझ गए कि सरकार वालों, तुमने एक लंबा चैप्टर की जर्नलिज्म में बात करते, यूट्यूब जर्नलिज्म जो दूसरा चल रहा है अभी आजकल, ये काफी ठीक चल रहा है, बट इसका भी एक हिस्सा है ना जिसको केवल व्यूज चाहिए, जो नए नए हैं, जो एथिक्स ने व्यूज चाहिए, वो आपका बेडरूम दिखा देंगे, गजब एकदम, मत पूछिए। अरे हम तो कई जर्नलिस्ट देखे जो खान सर की शादी में गए, इसका वीडियो बना दिए हैं। हाँ, बहुत सारा। अब देखिए, अब हम तो इसमें गए ना, मतलब परेशान हो गए हम लोग इसमें, क्या नाम है, कहीं पे चले गए, कुछ भी सवाल पूछ दीजिए। अरे भाई आप, मतलब हम एक जगह से निकल रहे थे तो एक मोहतरमा थी, सीधे माइक घुसा दिए, अमित सिंह से खान सर कैसे बने। हम कह रहे हैं भाई साहब तुम्हारा सवाल कुछ से कुछ पूछ दोगी। हाँ, हमको कई वो आधा अमित सिंह समझता है, कई तो खान सर समझ रहा है। देखो इधर हम घुसेंगे नहीं इस नाम वाम के चक्कर में। नाम में क्या रखा है, इतिहास भूगोल ने बहुत कुछ रखा है, उधर इतिहास भूगोल पे आते हैं। नाम तो दुनिया देखे से होंगे। गांधी जी, पटेल जी, कौन ज्यादा प्रासंगिक थे आपकी नजर में? अपने दौर में किसका ज्यादा इम्पैक्ट था देश में? हथौड़ी अच्छा की पिलास? जियो दोनों का अलग अलग काम। फिर दोनों का अलग अलग काम था। जिसका ज्यादा इम्पैक्ट रहा देश पे, उस पर तुम कर सकते ना कि पिलास ज्यादा काम आया। स्वयं सरदार पटेल गांधी जी को अपना मतलब समझिए कि सरदार पटेल जो थे, जब वो बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे और वहां की महिलाओं, नहीं बट सरदार का में इम्पैक्ट आजादी के जो लास्ट के फेज थे, जब वो रियासतों को जोड़ा गया, उसके पहले सरदार पटेल वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर थे जो महान थे, बट जो इम्पैक्ट उनका रहा वो रियासतों को जोड़ने में, बहुत अच्छा, उसके कॉन्टेक्स्ट में, और उस कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूं मैं। सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से रियासतों को जोड़ा था, लेकिन हम आज भी हम कहते हैं कि सरदार पटेल को उस समय ये प्रस्ताव पास कर देना चाहिए था कि वो विभाजन की तत्काल परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेके आ सकते थे संसद में। क्योंकि जैसे देखिए 370 हटाने का कौन लाए थे? गृह मंत्री लाए थे, अमित शाह लाए थे। एक प्रस्ताव लाके अगर बस ओपन छोड़ देते ना कि 2 साल बाद जनरल बूचर चला गया था और 2 साल बाद जिन्ना मर चुका था। लोग मानते ना कि हमारे तो बहुत टाइम तक सरकार अंग्रेजी चला रहे थे लंदन से बैठ के, कुछ समय तक तो पटेल साहब थे ना यहाँ, तो दोनों में हम आप कैसे अलग कर सकते हैं? दोनों ही महान थे। आप एक किसी तुलना भी शायद गांधी जी गलत से, नेहरू के साथ फिर भी बात, गांधी से साथ अच्छा नहीं है। नेहरू पटेल में चलो बता दो मुझे, नेहरू पटेल में ज्यादा इम्पैक्ट किसका? देखिए, अगर नेहरू जी के पास लेगेसी नहीं रहती मोतीलाल नेहरू की, तो सरदार पटेल उन्हें पीछे कर देते हैं। गलत हुआ सरदार पटेल साहब। वो जो 1935 में इलेक्शन हुआ था जिसमें वो जीते थे, गांधी जी ने कहा, उसको देखने का बड़ा नजरिया अलग अलग है। वो तो बिना मतलब की चीज है। 1935 कहाँ है उस समय? चलो ठीक, हम वहां से भी आगे वहां से बढ़ते। मैंने ओशो के भाई का आपका पॉडकास्ट किया। ओशो का एक बड़ा फेमस कोट है कि गांधी जी की सादगी के चक्कर में बड़ा खर्चा हुआ। वो एक सादगी मेंटेन करते थे। गांधी जी के बारे में हमने बड़ी तारीफ की अपने कई हाल फिलहाल पॉडकास्ट में। हाउ यू सी गांधी जी दोनों नजरिए से? एक उनका इम्पैक्ट, जो आपने बंगाल वाली बात की कि दिल्ली में दंगा हो रहा था, वो बंगाल में बैठ के भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी महानता की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, जिसके लिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। और एक जो उनके बारे में चर्चा होती है आज के दौर में कि उनकी सादगी मेंटेन करने में बड़ा खर्चा होता था। एक पहनना है, साथ बकरी जाएगी और एक डब्बा पूरा बुक होगा। ओशो का एक बड़ा बयान फेमस वायरल होता है। तो ये दोनों कैसे देखते हो आप ओवरऑल? देखिए, गांधी जी के में किसी भी इंसान के अंदर कोई कमियां है तो उसको उस कमी के हिसाब से कहिए। अब किसी के पैर से नहीं चल पा रहा है तो उसको अंधा नहीं ना कहिएगा। सही बात है। तो जो अब कहते हैं विभाजन गांधी ने किया, हाँ ये बहुत चलता है, गांधी जी ने ये क्या तरीका है? पाकिस्तान पे थोड़ा सॉफ्ट थे, वो पैसे भिजवा दिए ज्यादा। नरम दल के थे, आप इससे ऐतराज दिखा सकते थे कि वो नरम दल के थे। भगत सिंह के टाइम जब बचाने की बात आई तो एक तो उनके ऊपर 2 आरोप बड़ा लगा देता है। एक, विभाजन इन्होंने किया। हमको पूरा हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमको आज ले नहीं बुझाया कि गांधी कहाँ से चले। CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आया था और सरदार पटेल से लेकर हर लोगों की सहमति थी यहाँ पर। तो एक ये आरोप लग जाता है। दूसरा कि भगत सिंह को नहीं बचा सकते थे। हाँ। भगत सिंह को बचाने की हम बात कर रहे हैं। गांधी क्या थे? वकील। अगर मान के चलिए आपका कहीं केस अटक गया, आपको फांसी लगने वाली है, वकील बचा सकता है या आपके सामने बैठा जज बचा सकता है? आपको ज्यादा बचाने की चांसेस कौन है? जज। आगा हैदर खान एक जज थे। आगा हैदर खान ने लिखा है कि भगत सिंह को शक के आधार पर आप फांसी नहीं दे सकते हैं। तो उसके बावजूद जो जजेस की टीम थी, ज्यूरीज थी, भगत सिंह को फांसी दे दी। आगा हैदर खान ने अपने जज के पद को इस्तीफा दे दिया कि मैं ये इस अंधे कानून में जज बन के क्या करूंगा। अंग्रेजों को फिक्स था कि इनको मारना ही मारना है, लेकिन फिर भी गांधी वहां चाहते तो बचा सकते थे। उनके पास एक मौका था कि अगर वो सेकंड राउंड टेबल समिट में नहीं जाते तो इरविन की मजबूरी थी, वो वीटो लगा के फांसी माफ कर सकता था। ये गांधी जी की एग्जैक्ट गलती थी।
सिर्फ इकलौती। उनको जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ सेकेंड राउंड टेबल में, और ये मैकडोनाल्ड उनको मजबूरी में बुला रहा था। इरविन की नौकरी चली जाती अगर गांधी नहीं जाते तो। अच्छा, तो ये अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में भगत सिंह को माफ करता है, ये उनकी एग्जैक्ट गलती। लेकिन विभाजन का ठीकरा फोड़ देना उनके ऊपर। ठीक, गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर इस देश में एक्सपर्ट गोडसे ट्रेंड करते हैं, और हर साल मैं देखता हूँ बीते कई सालों से। हमारा पूरा बचपन महात्मा गांधी जिंदाबाद, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, सब इसी में गुजरा। अब जब हम बड़े हुए, सोशल मीडिया ज़्यादा एक्सेस करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि एक कंपटीशन चलता है कि कितने लोगों ने गांधी जी को विश किया। उनकी जयंती पर भी होता है कि कितने विश किया, और गोडसे वाले का आता है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हो? गांधी को मानने वाले भी गांधी की तरह शालीन है। मानने वाले, हाँ, उनकी तरह शालीन है, इसलिए उधम नहीं मचाते हैं। और गोडसे को मानने वाले भी गोडसे टाइप के एग्रेसिव हैं, इसलिए गोडसे को मानने वाले कम हैं बट एग्रेसिव हैं, इसलिए दिखते हैं। गांधी को मानने वाले ज्यादा हैं बट वो शालीन और शांत है, इसलिए नहीं दिखते। तमाशा विरोध दिखाई पड़ता है। किसी को लठाई मार देंगे, सब किसी को 2 लाठी कपार पे मार देंगे, सब यहाँ पे वही हो गया। जिन्ना को मानने वाले ज्यादा नहीं है बट जितने हैं वो तबाह करने के लिए काफी है। इंटरेस्टिंग। तो ये जैसे गांधी जी को जो नहीं भी मानते हैं या गांधी जी के जो आइडियोलॉजी विरोध करते हैं, जब वो भी बाहर जाते हैं तो गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी के बिना भारत की कल्पना हो सकती है? ऐसा नहीं, कल्पना भारत जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो मैं कई बार देखता हूं कि बाहर जब भारत से कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी हो, विदेश मंत्री कोई भी हो, बाहर गए तो हम बौद्ध और गांधी इन दो का जिक्र जरूर होता है, और इस देश में आते ये हमको ये वाला सुनाई नहीं पड़ता। आइडियोलॉजी का वही है कि देखिए, ऐसा नहीं कि गांधी जी के लोग चाहने वाले कम है, बट वही अगेन कि गोडसे को माने। और आजकल तो व्हाट्सएप पे ना ऐसा इतिहास पढ़ा रहा है सर ना कि हम लोग को दिमाग खराब हो जाता है, और बच्चों सब आजकल का यंग जनरेशन उसको मान लेता है कि ये सही है, कुछ 2 लाइन लिख के भेज दे रहा है। सबसे ऑकवर्ड क्या सुनाई पड़ा आपको? हाँ, मतलब ये चीजें ना हमेशा हर हफ्ते एक आधे ऑकवर्ड जरूर चला आता है। सबसे खतरनाक क्या सुना आपको? दिमाग खोल गया, ई का बता दी तो है तू। अब देखिए, एक चीज़ हम देखें ना कि व्हाट्सएप में हर लेवल के अलग टाइप का मैसेज जा रहा है। मतलब बच्चों को जो भेज रहा है वो बच्चों के लेवल का भेज रहा है। हमको 1-2 ठो अलग अलग ग्रुप में जोड़ दिया है सब। हम बाहर निकले फिर जोड़ा सब, फिर निकले तो इंडिविजुअल भेजता है सब, कुछ से कुछ भेजता रहता है सब। अब झांसी की रानी के बारे में बता रहे थे, एक पार्टी के नेता थे। हम कहे कि भाई आप तो ऐसे बता रहे हैं कि आपकी पार्टी की अध्यक्ष है झांसी की रानी, वो तो देश की संपत्ति है, जितना आपका अधिकार है उतना दूसरे पार्टी का भी, उसके पार्टी का भी है। आप तो ऐसे इकलौता ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे आपके घर की थी वो। ये बताइए, झांसी की रानी आपकी जितनी उतनी हमारी भी। सही बात है। इसमें क्या चीज उसमें है? छत्रपति शिवाजी महाराज जितने तुम्हारे जितने उतने राष्ट्रीय धरोहर है वो। हाँ। इसमें एक लौता वो दिखाना कि लगता है कि जैसे आप ही उनको मतलब तलवारबाजी सिखाए हैं। उनका तो एहसान हम पूरे देशवासी मानते हैं। True. लेकिन एक तरह से दिखाना कि नहीं ये हमारे हैं, ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये देश की समस्या। सर, पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। काहे आपकी नक्शा जो है सच में कुत्ता से मिलता है। आप लगाइएगा यहाँ पे, मतलब दिखाइएगा लोगों से, वो दिखेगा। और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। सही बता रहे हैं, इसमें कुत्ता का बेइज्जती है। ये आपको पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता है? पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता आपको? हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सब। सब मतलब किसी काम का नहीं। हम तो ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब भारत वहां पे हमला करेगा तो 2-4 ठो ताजा लाश लाया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा पढ़ने के लिए। अरे महाराज, तो आप कल्पना करके देखो, बहुत खतरनाक चीज। कितना बढ़िया, एकदम फ्रेश लाश रहेगी इसमें। आज को पुरान बॉडी पर को नौसे नहीं मिल रहा है इधर से उधर। क्या पढ़ रहा है बच्चा बताइए? 6 महीना पुराना बॉडी है, सब कलर चेंज हो गया उसका, कुछ है ही नहीं है उसमें। अरे हमारे हिंदुस्तान में लोग बुरा मानेंगे सर, बहुत लोग इधर जाते आते रहते हैं। हमारा सेलिब्रिटी लोग बोले तक नहीं कि वहाँ का फॉलोअर नुकसान हो, बुरा मान जाएगा। और आप कह रहे हो वहाँ फ्रेश बॉडी लेके आ जाओ। हमारा तो दिली इच्छा थी, हम तो मेडिकल कॉलेज खोल देते हैं।
आज कोई भारतीय आज सरकार कहे कि हम ला रहे हैं बढ़िया से धो धा के, हम एक मेडिकल कॉलेज इतना काहे पाकिस्तान से आपको दिक्कत है? कुत्ता का बेचती है ये तो काहे इतना क्या है? हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम नफरत करते हैं उससे। काहे? कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं थी पहले वहां पे? अरे नहीं, वहां पे इतना दिन खराब हुआ है, रहती तो हम जिंदा रहते हैं। मार और दी रहती है अभी तक यहाँ पे, दहेज में बम ले आती। अरे हमारे यहाँ बहुत शादी है, पता लगा इसी में 2-4 लाख हमारी यहाँ लड़कियां जो वहां शादी की यहाँ बैठी हैं, यहाँ शादी की वहां गई हैं। इधर उधर बड़ा लाला खेल चल रहा था, बहुत सारा चीज बीच में निकला है। 100-300 को ही नहीं बुझाता, इनको को और कहीं देश नहीं मिलता है। यहाँ पे अगल बगल में इंटरनेशनल ब्याह कर रहा है, बताओ। अरे अगल बगल कहीं देख के कर लो भाई। हाँ, तो पाकिस्तान समस्या कहाँ है इतना? पाकिस्तान में आप किसको समझाइएगा? आर्मी अलग, धर्म गुरुओं का अलग कहानी, राजनेताओं का अलग कहानी, पब्लिक बेचारी वहाँ जो गरीब जनता है वो तो गरीबी हर जगह पे है, तो जो गरीब है उसको समझ में नहीं आ रहा हम किसका जूता खाएं। मतलब आज की डेट में एक समस्या ये है कि पाकिस्तान भारत में मिलने की कोशिश करेगा तो जो उस टाइप के कबाड़ हो गए हैं सब ना, जंग लग गए हैं सब, वो किसी काम के नहीं है सब। उनको लाइन से जेसीबी लगा के अरब सागर में उलाट दे दो, साफ हो जाए। हिटलर वाला बात कर रहे हैं आप, जो हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था, पूरा साफ कर देना चाहिए। एक भी बच गया ना तो पूरा खराब कर देगा। जोरन है समझिए आतंकवादियों का, जैसे दही में जोरन डाला जाता है ना, बच गया तो दिक्कत कर देगा। यहाँ लगा के 2-4 हजार जेसीबी, अब बाबा को इधर से आदेश दे रहे ढकेल के फेंक दे अरब सागर में। यहाँ पे आपको बाबा चाहिए। बुलडोजर मामले में तो वही ठीक है। तो पाकिस्तान के इलाज बाबा करेंगे। हमको लगता है आपकी आत्मा को तृप्ति तब मिलेगी जब बाबा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। मोदी जी वाले साहब खुश नहीं हो पाए। मोदी जी करिए नहीं रहे हैं आप, यही बड़ा उम्मीद था। हम आपको बता नहीं सकते हैं कि मोदी जी से कितना उम्मीद था इस मामले में। डिसअपॉइंट कर दिया आपको। डिसअपॉइंट, दिल तोड़ दिया। दिल तोड़े नहीं, चौहड़ के कचौड़ दिए एकदम यहाँ पे। मतलब इसी दुख में आप ब्याह कर लिए। आपको नहीं लगता कि मतलब नहीं, बात सही है। उस टाइम जब ये घटना, जब ये सीज फायर हुआ था, पूरे देश का मूड एकदम शांत हो गया था। मतलब ये रहा कि सरकार ने कह दिया तो हर आदमी अब ठीक है, अब कह रहा है कि चलो ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग वॉर होती तो देश का नुकसान होता। आप एक्सक्यूजेस देने लगे, बट सबको लग रहा था कि एक बड़ा मौका था जहां पर आप सबक सिखा सकते थे जिंदगी भर के लिए। और देश शायद तैयार था, पहली बार शायद जब से हम पैदा हुए हैं, मुझे लगता है तब से शायद ये पहला मौका था जब एज अ देश हम तैयार थे कि कुछ होगा तो बड़ा। कुछ नहीं कर रहे हैं इस मामले में। नेशनल सिक्योरिटी में अग्निवीर उठा के लेके चले हैं, भाड़ा का फौज। बताइए कोई तरीका है? आप कह रहे हैं युवा चाहिए था, इतने साल से चल रहा था, मांगा जा रहा था कि नया लड़का आएगा। 80 के बाद से वो सजेशन दिया जा रहा था कि नए लड़का करो भर्ती ताकि यंग लड़के हो फौज में। पगला गए हैं सब का ही सब। यहाँ पे नए बच्चों को तब भरा जाता था जब युद्ध घोड़ा पे चढ़ के तलवार से मारा जाता था। अभी नया लड़का नहीं, नया हथियार चाहिए, नया हथियार। एकरा कौन समझैले है कि नया लड़का चाहिए? बताइए, आज तो हथियार ऑटोमेटिक आ गया है। आपका हाथ में प्लास्टरो बनल है तो मार देगा वो। तो क्या करेंगे? मन्ने उसको घोड़ा पे बिठा के हथियार। अरे दादा हो दादा जा। आप पॉइंट है यार। राफेल अगर तगड़ा है, हाँ, तो नया पायलट चलाए कि पुरनका चलाए। हाँ, मतलब मिडिल एज चलाए चाहे नौका चलाए, क्या फर्क पड़ता है? घोड़ा से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। हाँ सही बात है। इस बार भी इतना लड़े झगड़े कहाँ, कौन सैनिक लड़ने गया? आपके पास बढ़िया हथियार है, मार दीजिए, काम खत्म। स्नाइपर रखे रहिए, बूढ़ा आदमी मारेगा तो उधिया देगा उसको। आप नए हैं, वो पुलिस वाला .33 लेके चल, क्या कर लेंगे? सही बात है। अच्छा, एक और आप बड़ा आता है कि जो आप पंचर वाला कहने लगे, इससे बहुत लोग बुरा मान गए कि आप मुस्लिम लौंडा नया लगो तो कहते पंचर बनाते हो। ये जबरदस्ती घसीट दिया सब, क्योंकि हम पाकिस्तान की लगी बुराई करने। इजराइल का हम एक आध जगह जहाँ सही था वो तारीफ कर दिए, बट उन लोग के अंदर हमारे पर खटक गए, यार ये पाकिस्तान को गाली देता है, ये इजराइल को अच्छा बोल दिया। अरे भाई, जहाँ वो सही था वहाँ बोले। हम अभी भी कहते हैं ना, इजराइल जो छोटे बच्चों को मार रहा है गलत कर रहा है, महिलाओं को मार रहा है गलत कर रहा है, वो तो कहीं से नहीं। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उसी बीच में हमको कर दिया। और हमने ये बात पाकिस्तान को बोला था, और अभी भी कहते हैं। वो वीडियो 25 अप्रैल 2021 में आज भी पड़ा हुआ है। हमने बोला था कि पंचर बनाने वाला पाकिस्तान ने राफेल बनाने वाले फ्रांस से टक्कर लिया। अब हम पाकिस्तान को बोल रहे हैं तो मुसलमान को क्यों बुरा लगेगा? और अगर बुरा लग रहा है तो ये चिंता का विषय है। हम जापान को गाली दे तो कोई दिक्कत नहीं है, भूटान को गाली दे कोई दिक्कत नहीं है, सिंगापुर को गरिया हमारा माथा दुखा जाए कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान को गरिया रहे तो दर्द हो रहा है।
काहे दर्द होता है आपको? कुछ डिस्कवरी तो की होगी ना आप भी। तो हम और दर्द उपाट देते हैं, जिसको दर्द होता है ना और उपाट देते हैं। ठीक है, अब कुछ एंड में क्वेश्चन सर बेसिक है। कभी लाइफ में ऐसा लगा कि आप टूट गए, हार गए, कभी कमजोर पड़े? कई बार ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि आपको लगा कि यार, कई बार ऐसा मूवमेंट होता है। एक बार जब हमको कोचिंग शिफ्ट करके जाना पड़ा था, जैसे सब कुछ, तो वहाँ लगा था कि सब कुछ हार जाएंगे। शुरुआत में जब पहली बार जैसे इसमें नहीं हुआ था एनडीए में, तो लगा था कि सब कुछ हार जाएंगे। एक बार तो गजब हुआ था बीएससी में, मेरा एगो पेपर जिस दिन था ना, हमको लगा था कि कल है पेपर, आज ही पेपर था, अब फर्स्ट क्लास घूम रहे थे। अरे महाराज, सामने जब हम लोग क्रिकेट खेलने गए ना, तो सब चर्चा कर रहा था, इसका क्या आंसर लिखे, इसका क्या लिखे। तो हम कहीं कहाँ से क्वेश्चन मिला तुम लोग को? कर रहा था परीक्षा तो नहीं होता मेरा तो दिमाग कर, लेकिन मेरा किस्मत बड़ी अच्छा था, वही वाला पेपर वाली कैंसिल हो गया। अच्छा, अरे मुस्कुराइए, बिहार में। हाँ एकदम वही कैंसिल हुआ। रीजन पता, वो भी बड़ा नॉर्मल सा रीजन था कि जो कॉपी दी जाती है ना, वो हिंदी सब्जेक्ट में दी जाने वाली कॉपी कोई लोगों ने फिजिक्स में ले आके शायद दे दिया था। तो कॉपियों का कुछ कोड होता है, तो कोड गड़बड़ी था, इस वजह से कैंसिल करना पड़ा था। तो किस्मत उस्मत कभी कभी साथ दे देता है। यहाँ तो अच्छा, बिहार में पता लगता नहीं वो कौन सा पेपर दिए पास होगा, लीक हो गया। बिहार में एजुकेशन में एक खराबी क्या है कि आप पढ़ के भी 70% ला सकते हैं, चोरी से भी ला सकते हैं, ये खराबी है। चोरी को आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते, धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला घोंचू है, कम से कम उसको समझाओ कि तुम्हें दिख रहा है कि नकल करके लिखा है। आप कोई पढ़ के लिखा रहेगा, आप उसकी कॉपी से बता देंगे। तो उनको समझाना चाहिए गधों को कि देख गधा, इसका कॉपिया जो चेक कर रहा है, इसको एवरेज मार्किंग दो, 50-52% दे के पास करके निपटाओ, और जो जेन्युइन ले रहा है उसको 75% लाओ, 80 लाओ। ये जो थोड़ा टॉप करा देता है सब बैलन को, और फिर जो उसका इंटरव्यू होता है तो बर्बाद हो जाता है, डब्बा चब्बा। तो वही निकलता है, एक से एकदम टॉप करा देता है। एक लड़का हमको सर मैसेज लिखा था कि पीएससी में हिंदी का रिजल्ट 5% रहा। क्या वजह थी कि हिंदी वालों का रिजल्ट जो है वो यूपीएससी में कम आता है? एक इसके बड़ा रीजन है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना, जो उनको अच्छा लगेगा उसी को लगते हैं सब पढ़ने, एग्जाम में भले पूछे ना पूछे। आप हिंदी मीडियम के बच्चे से पूछिएगा हिटलर के बारे में, ऐसा निशन बात बताएगा कि हिटलर का गरीब तरीका हम भी किए थे, ये वो एकदम बकई टाइप का, एकदम मजा लेके पढ़ेगा, एकदम हिटलर ये किया, हिटलर वो किया, जबकि उसको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, लेकिन पूरा दबा के पढ़ेगा, उसको मजा लेके पढ़ता है और प्रायोरिटी दे के नहीं पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में एक चीज़ है, कम नंबर कम टाइम देंगे, ज़्यादा नंबर भले इंटरेस्ट नहीं है उसको 20 बार पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर आ रहा है तो पढ़ेंगे उसको, ये उनके अंदर एक चीज़ है। दूसरा क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है ना, ज़्यादातर उनकी बैकग्राउंड जो है इंग्लिश मीडियम में शुरू से ही पढ़ाई ठीक ठाक हुई है, ठीक ठाक। और हिंदी मीडियम वालों में ना आप कल ये नहीं कह सकते हैं कि ये बोरा बिछा के पढ़ा है, कि सरकारी से पढ़ा है, कि कहाँ से पढ़ा है। हो सकता है कि अच्छे से पढ़ाओ, लेकिन आप वो फिर मिक्स हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी कर्नाटका में चल रहा था विवाद हिंदी का, महाराष्ट्र में हिंदी का विवाद, और खासतौर पर यूपी बिहार में होता है। पहले तक हिंदी हम थोप रहे हैं, अब हिंदी से उन्हें एलर्जी हो गई है। आप अंग्रेजी बोल देंगे बर्दाश्त कर लेंगे, हिंदी पे मार कर लेंगे। अंग्रेजी बाप है, हिंदी पाप है। ये कैसे देख रहे हो आप हिंदी को लेकर, जो अब नया डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ है? एक तो होता है कि चलो काम चलाओ हो गया, आप सीख लो, वो सिखाने से ज़्यादा एक हिंदी को लेकर घृणा शुरू हुई है जो भी थोड़ा देश में, वो कैसे देखते हो इससे आप? और खासतौर पर यूपी बिहार वाले बहुत फेस कर रहे हैं। साउथ में ये बहुत समय से रहा है, इधर थोड़ा एग्रेसिव रूप से बढ़ गया, ये बहुत खराब चीज़ है। एक लैंग्वेज है भाई, जिसको सहूलियत है वो बोल रहा है। अब बोलने पे और कपड़ों पे हमको नहीं समझ में आता है कि क्या है भाई यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि आपको संस्कृति ठीक है, अब आप कोई उघारे घूमने लगे, ये हम गलत कह रहे हैं, सही बात है। लेकिन अजय आप इंडियन दिख रहे हैं तो ठीक है वहाँ पर। तो अब भाषा में है, अब जिसको बंगाली आती है वो बंगाली बोल रहा है, हिंदी नहीं आती है कभी टाइम पे सीख लेगा। अब कोई बंगाली है, अगर वो हिंदी टूटी फूटी भी बोल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बोलने दो भाई उसको। अब जैसे हिंदी, अब कोई महाराष्ट्र गया, कोई तमिलनाडु गया, अगर उसको हिंदी, अगर उसका रीजनल लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। और लेकिन अगर जबरदस्ती बोलने उसको ज़रूरत पड़ेगा तो सीख जाएगा। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र वाला मराठी बोलने नहीं शर्माता, गुजराती नहीं शर्माता, पंजाब वाला पंजाबी बोलने शर्माता, हम जो यूपी बिहार के लोग हैं, खासतौर पर अवध हो, पूर्वांचल और बिहार वाले, हम अपनी स्थानीय भाषा को लेकर इतना संकोच क्यों करते हैं? और हम क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं अवधी बोलने में, भोजपुरी बोलने में? नहीं, अवधी में तो कोई, या हिंदी में भी फॉर दैट मैटर, हिंदी भी। जैसे तो भोजपुरी में तो हम लोग अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाते हैं कि जितना लोअर कैटेगरी को भोजपुरी को गिरा दिया, ये सब नाच गाना वाला सब, तो ये एक बार बात कर दिया। सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, अब भोजपुरी में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है। ये एक्चुअल में जितना फिल्म इंडस्ट्री थी, ये सब ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, सब टाली पे चढ़ के नाचा है सब।
आज वो बन गया सर, एक्चुअल में यही है, इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड गिरा दिया। आज वो इनसो को 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा सर। हाँ, वो तो खुद यही पॉडकास्ट में कहा मतलब गया है आप समझिए कि हम स्टैंडर्ड, छोड़ते नहीं। आप पैसे की इज्जत कीजिए, उसमें वो नहीं, आप उसका चेक साइन करके ले लीजिए, आप चेक साइन करके ले सकते हैं, आप इज्जत से ले सकते हैं, तरीका होता है उस चीज का। और आप गाना को भी आप उस तरह से बनाइए ना, आप शरीर से बाहर नहीं निकले हैं, लहंगा चोली से बाहर नहीं जा रहे हैं, ये सब क्या गाना गा रहे हैं। बट हिंदी और अंग्रेजी में फिर भी कॉन्फिडेंस का अंतर होता है एक। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, हिंदी की बात करिए तो भोजपुरी का संगीत का हो गया, हिंदी और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस का अंतर आ जाता है। उसका एक कई सारे रीजन, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, आप जबरदस्ती जाइए, अब फ्लाइट वगैरह में सब अंग्रेजी बोलते रहता है सर। अब एक फ्लाइट जा रही थी पटना, अब एयर होस्टेस को तो इतना बुझाना चाहिए कि बिहार जा रही है तो यहाँ कोई अंग्रेजी तो है नहीं, तो अच्छा गाँव में आदमी ना फ्लाइटों में कुछ खरीदने से कतराता है, तो उनका लंच उनके कोई बेटा ने कर दिया होगा, बूढ़े से थे, तो उनके साथ वो कुछ बेवरेज कम्प्लीमेंट्री था, एक तो बेवरेज नहीं बुझा रहा है किसी को, और उस पर से कम्प्लीमेंट्री नहीं बुझा रहा है, तो पूछ रही है कि सर आपको बेवरेज क्या लेंगे, वो बेचारे कंफ्यूजन में है, बेवरेज। बट ये फ्लाइट वाले सोचे कि वो किस जगह ले जा रहे हैं, किस जगह ले जा रहे हैं भाई, सही बात है। आप उसको चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, फ्लाइट में पानी भी मंगाने से लोग कतराते हैं। हाँ, कि क्या पूछ देगी वहां पे, कि वो आके अंग्रेजी में आपसे एकदम स्टाइल से पूछेगी, आपको समझ आएगा नहीं, और आपके अगल बगल लोग बैठे, आपको लगेगा हम तो बेवकूफ है। तो ये बड़ा नहीं होता, एक तो ऐंठ के बोलने वाला चीज यहाँ पर इंग्लिश वाले, तो बस यही खराबी है, अपने आप को शो करने। हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा किया था, आपके साथ कभी अंग्रेजी वाला कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? हम हिंदी में बोलते हैं उसको, हिंदी में बोल नहीं, वैसे कहीं नहीं, कभी कहीं गए हो अंग्रेजी का थोड़ा सा? हाँ, तो इंसान ऐंठते हैं ऐसे वहाँ पे थोड़ा बहुत, तो हम भी थोड़ा सा इंग्लिश बोल के फिर उसको हिंदी में ले आते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हिंदी आता है कि नहीं, जब वो हिंदी में आ जाता है ना तब कहते हैं जब तोरा आ रहा था हिंदी तो काहे लिए तुम ऐंठ रहा था, देर होशियार बन गया है। बढ़िया। एक रैपिड फायर सर है एंड में, शिक्षक ना होते तो क्या होते खान सर? एग्रीकल्चर में क्या करते? खेत नहीं, तो हम तो मतलब खेती में ऐसे थोड़ी ना हंसुआ काट रहे होते हैं एजुकेशन में जैसे तो एग्रीकल्चर में क्या करते? कुछ तो करते थे। इंडिया में प्याज अभी का रेट हम नहीं खरीदते, अप्रोक्स हमको लगता है 40, हाँ 30-40 रुपया। 30-40। दुबई में 250। दुबई बेचते किसानों से लेके। जबरदस्त। एक बड़ा कॉमन सवाल आया था, अब खान सर का ब्याह हो गया है, क्या वो अपना हेयर स्टाइल चेंज करेंगे? क्या वो भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे? नहीं, सब कुछ नहीं करेंगे, मेरा कभी चेंज नहीं होता है। मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मिली थी, वो कह रही थी तुम जब क्लास 5 में पढ़ता था तो ऐसे ही बाल झाड़। हाँ, ये मतलब ये ललुआ वाला बाल है कि मम्मी बैठाई, इधर से कंघी की, फिर इधर से मार दी। बस ये मम्मी का फेवरेट था, ऐसे सरसों तेल रखती थी हाँ। और मिलाती नहीं थी, ऐसे लेके क्या रख देती थी ये और ना बैठी सामने माता जी बैठा कान से ऐसे टपकते जाता, कहती तलुआ मजबूत होता है, दीवार मजबूत होता है। ऐसा ही हम ग्वालियर रहते थे और ये तेल लाग जाता, वापस लौट आती थी, तो हमारे जो रिश्तेदार थे कहते थे कितना तेल लगा गई, अगली बार लौटेगी तब तक क्यूता रहेगा। तो ये तो चेंज नहीं होगा, कब वो नहीं चेंज करेंगे। अब तो मतलब पैसा भी है, भाभी भी आ गई है, उस तरह स्टाइल कहें कि थोड़ा सा इधर से ड्रायर मार के छोटा कर लो या स्पाइक उठा लो, ये सब चेंज नहीं हो सकता है। सब अपना चीजें हैं यहाँ पे, उनको अपना जो चेंज करना है करे। हमरा पे का प्रयोगशाला है हम, मतलब ना हम हस्बैंड है कि उनके प्रयोगशाला है। आप इसीलिए तो बैंड है कि बजाते रहो, हाँ सस के बजाय बैंड बजाते रहो। हम लोग नहीं, वो वाला नहीं है। मिलेंगे आपसे 1 साल बाद, हम पूछेंगे कौन कौन सा स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं। हम रिसेप्शन के दिन भी नॉर्मल मुंह धुल के और खड़े हो गए थे, शादी के दिन भी। यहाँ पे अभी मत कहिएगा साबुन से मुंह धोते हैं, अभी भी फेस वॉश। वही फेस वॉश, तो साबुन और फेस वॉश में थोड़ा सा के चेंज किया। साबुन में क्या है ना, किचिर किचिर हो जाता था, बिलीव नहीं होता था कोनो हाथ माच के चल गएगा, ये एगो डर रहता था। साबुन ना बड़ा बेवफा निकलता था, कहीं नीचे गिर गया, उठा के रख दिया, एक साइड से पुचुक गया, हाँ चूहा काट के लेके चल जाता था। गाँव में ना चूहा खा जाते हैं उसको। तो फेस वॉश के साथ क्या है ना कि थोड़ा सा ले आने में सहूलियत है, अदरवाइज में कोई चेंजिंग तो है नहीं। कागज में रखो, चिपिर चिपिर हो जाएगा, फिर उसमें धीरे धीरे खखोर के पूरा पसीज के खराब हो जाता है। रेल में गए कभी साबुन लेके? तो अभी क्या है ना कि फेस वॉश उसी का तो क्या है ना, थोड़ा सा एडवांस रूप है, और क्या है। समोसा अभी भी खाते हैं 10 रुपए वाला? ना, हम समोसा खाइबे नहीं करते। कब पसंद था समोसा? एक स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत यही सब तो पसंद ही आता था। अभी समोसा नहीं खाते, बाहर का चीज हम नहीं खाते, पानी पूरी के सिवा।
अरे हमको ये भी सवाल आया था। एक सवाल आया था कि खान सर कह रहे थे कि हमारा अरेंज मैरिज है, लोग कहे जहाँ भाभी घर है वहाँ ये बहुत पानी पूरी खाने आते थे। नहीं नहीं, मेरा कंप्लीट अरेंज मैरिज है। और मम्मी और छोटे भाई ये लोगों ने पसंद किया, अपना क्या सवाल पूछे क्या नहीं। मम्मी 2-4 बार जाके मिली, बाबू बबनी क्या उसके बाद से तय कर दिए लोग, हम जाके ब्याह कर लिए। शादी तय करते हुए खान सर बातचीत किए थे या इंटरव्यू लिए थे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, टीचर हो गए क्योंकि आप दिन भर पढ़ाते हैं, सबके सवाल का जवाब देते हैं। आमतौर पर आदमी जो प्रोफेशन में करता है वो पर्सनल में करने से बचता है ना, हम पर्सनल में कर देते हैं। हमको देखिए, हमारे लिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है, कुछ चीज़ें। व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू आर, थोड़ा बताओ ना इस बारे में। हमारा टाइमिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कि हमारा जो टाइम है, हम टाइम के बहुत पंक्चुअल आदमी है। दूसरा, हम बिना मतलब का तारीफ नहीं कर सकते हैं। खाना अच्छा बना है तो अच्छा बनेगा, खाना खराब बना है तो खराब बना है, अगली बार सुधार दीजिएगा। खराब बना है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बवाल कर देंगे कि ये खराब है। हम खराब बना रहेगा तो भी खा लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि उतना ठीक नहीं था। अच्छा बना रहेगा तो हम बोलेंगे अच्छा बना है। ज़्यादा घूमना फिरना हमको पसंद नहीं है, शॉपिंग करबे नहीं करते हैं, सिंपल चीज़ रहता है, बहुत ज़्यादा ही सब नहीं। पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो हमारे लिए शिक्षा, हमको मतलब वो बच्चों का एग्जाम है, उनका क्लास है, ये सब। कितना दिन हो गया ब्याह हुआ आपका? अब आप डेटवा निकाल लेंगे। अरे वैसे हम डेट है अंदाजा 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया। 1 महीना से ज़्यादा हो गया। 1 महीना मान लेते हैं मोटा मोटा। 1 महीने में कई बार डांट खाए? हम अभी तक नहीं काहे, मतलब डांट खाना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेंटेलिटी मैच करेगी तो कभी सबका जरूरत नहीं आएगी, और अगर नहीं मैच हुआ तब तो फिर महाभारत होगा। ठीक है। 16 साल पुराने खान सर को खान सर क्या सलाह देंगे? अगर यंग खान सर को सलाह देनी हो आपको आज पीछे लौटकर, तो क्या सलाह देंगे आप? बहुत क्या ही सलाह देते हैं कि ज़्यादा, मतलब हम एक चीज़ देखे हैं कि ज़्यादा दिल के साफ रहिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा ना तो बड़ा लोग विरोध करने लगते हैं। हमने बड़ा साफ दिल से ये लड़ाई लड़े थे कि बच्चों के लिए सारे दुनिया से लड़ेंगे कि फीस कम करो, और लड़ते लड़ते पता नहीं कैसे हम टीचरों के नज़र में खटक गए, और अपनी ही उस सर्किल बिरादरी में, और हम सबसे बाहर कर दिए गए। जो एसोसिएशन है, हम उसके सदस्य नहीं हैं, हम उसी से बाहर हैं। तकलीफ देता है? तकलीफ देता है कि अगर हम अपने लिए कुछ मांग रहे होते आपसे, आप हमसे लड़ते। हम बच्चों के लिए मांग रहे थे, आप अपने घर बना लिए आलीशान घर मतलब क्या चीज़, तो आप बच्चों के लिए लड़ लीजिए। आपके पास रास्ते हैं, आप फीस कम करके ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दीजिए। हम ऐसा नहीं करें कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम पैसे नहीं लेते, हम बहुत कम लेते हैं बट ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि आप ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दें। ये तब कहते हैं कि जब आपके स्विट्जरलैंड जैसा देश रहता है, जनसंख्या ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इतनी जनसंख्या है जिसका कोई अंत ही नहीं है, आप पढ़ाने जाएंगे तो इसी ये ज़्यादा तकलीफ दे देता है कि किसके लिए हम, मतलब अपने लिए एक बात मांगे हो तब। बट अप्रत्यक्ष तौर पर आप उनके धंधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए शायद। तो जब धंधा ही करना था तो बिजनेस कर लेते। मैं भी जब टीवी में नया नया आया था तो मैं सीखने के लिए 16 घंटे काम करता था। तो मेरे सहयोगी आते थे कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, पहले शोषण कहा, फिर उसके बाद आए कहने लगे कि तुम्हारे चक्कर में हमको डांट पड़ती है कि साले तुम छुट्टी नहीं लेते हो, तुम ये नहीं करते हो। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने लिए बेहतर कर रहा था, लेकिन उससे तकलीफ हुई क्योंकि उनको भी उससे परेशानी हो रही थी। आप आर्थिक तौर पर चोट दे रहे हैं, आप सस्ता कर रहे हैं तो एक बड़ा बच्चा आ जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट मेंटेन कर ले रहे हैं, तो उससे भी एक और दुख होता है। क्या है कि जब लोगों का धंधा चौपट होता है, बिजनेस चौपट होता है, तो हमारे ऊपर 5 गो सवाल उठाते हैं। बचपनों सबको कभी कभी ये नहीं बुझाता है ना कि ये सर को इसलिए बोल रहा है क्योंकि सर ने हम लोग की फीस के लिए लड़ाई लड़ी है, इसको तकलीफ हुई है। कई बार ये चीज़ डर तकलीफ देती है कि भाई हम अकेले कितनी लड़ाई लड़ेंगे, कभी तुम भी तो आओ। हाँ, जैसे इस बार कई बच्चा लोग आपको लेके सवाल पूछा था, कई सारे टीचर, मैं जिक्र नहीं करूंगा बट कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये सवाल इस बार बढ़े हैं, मतलब आपको लेके। तो थोड़ा मतलब हमको लगता है कि फिर कहते हैं कि इनकी फीस के लिए लड़ो, फिर इनके पढ़ाई के स्टैंडर्ड के लिए लड़ो, फिर इनके ऐसा पढ़ाओ कि एग्जाम में आ जाए। तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे, मतलब ऐसा नहीं लड़ जाते हैं वो भी। हाँ, लेकिन फिर वही है ना, वही आप वाली बात जिसका बुरा मान रहे हो कि जो छोटी है, जो शोर मचाता वो दिखता है, हाँ, जो समर्थन कर रहा हो दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। दिखाई नहीं पड़ रहा। लाखों करोड़ों ऐसे भी होंगे जो आपको समर्थन कर रहे हैं लेकिन वो शोर नहीं मचाते। लेकिन फिर भी जब वो आते हैं ना, हमको ये होता है कि जब रिजल्ट होता है, जब रिजल्ट का लाइन लगता है ना, लाइन, तो मतलब स्टेज टूट गया था मेरा, जिसमें पढ़ा रहे थे वो स्टेज टूट गया था। इतने रिजल्ट आए थे, अभी बिहार पुलिस का भी रिजल्ट हुआ 10,000 से ज़्यादा, कि एक दिन में हम बुला नहीं पाए।
तो मेरी कैपेसिटी नहीं थी एक दिन में बैठा देने की, तो हम उसको पार्ट बाई पार्ट बुलाना पड़ा। तो जब ये होता है, जब उनकी कहानियां सुनते हैं कि हम सर हमारे पास ऐसे पढ़े थे, कोई पलदारी कर रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, कुछ ऐसे पढ़ रहे थे, एक अग्निवीर में से था छोड़ के आया था, एक बीएसएफ में था, उसमें भी मतलब सोचिए वो कर रहा था कि सर हम लोग पापड़ उपड़ ऐसे अंडा बालू के नीचे रख देते तो बॉयल हो जाता है, उस तपती धूप में से पढ़ के आ रहा है। एक अभी हमारे यहाँ लड़का है, दरोगा है, डबल स्टार है, वो गुजरात में पेंटर था, पेंट करता था, तो पेंटिंग करके आज वो दरोगा बना हुआ। अब वो जब वो फील्ड में जाएगा तो किसी गरीब के साथ अन्याय होते देखेगा ना तो थूर थार देगा, क्योंकि वो गरीबी किताबों में नहीं पढ़ा है, जी के देखा। तो ये सब चीज़ें जो ना है ना कि इंसान को फिर से हमको झकझोर देती है कि टीचिंग कराना पसंद नहीं है तो क्या हुआ, ये लोग आस लगा के बैठे। क्या मुझे याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था तो आप ही कह रहे थे कि पुलिस वालों से पहले बच्चा घेर लिया था, सारा बच्चा घेर लिया था। और ये जो गद्दा होता है ना, ये गद्दा, हाँ। ये बड़ा अच्छा, ये बचा लिया था क्योंकि वो बड़े शातिर थे, सेकेंड राउंड में आए थे मारने के लिए। कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हाँ, तो ये मेन मैटर यही था। तो जब वो चलाए थे तो हम साइड हुए थे, तो ये गद्दवा पे लगता है ना तो फूटता नहीं है, ये बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, कुशन दे देता है यहाँ पे, तो हमको बड़ा। और उसी के जस्ट ऊपर शंकर जी की मूर्ति थी, और गणेश जी शंकर जी के यहाँ पे, वहाँ पे उसी दीवार पे। तो कोई तो कहता था कि यहाँ पे इधर देखते हैं मक्का मदीना है, इधर देखते हैं शंकर जी का फोटो, ये आदमी है कौन सी। तो ये जो था ना, ये बड़ा हेल्प किया था। वही बचा लिए ना दोनों मिलके? हाँ, वही दोनों मिलके बचा लिए। अच्छा, नहीं रहता तो पीछे फटता है, सबसे कमजोर हिस्सा होता है। एक स्कूटी लगाया था बच्चा, उसका स्कूटी उड़ गया। अभी एक देखिए, अभी एक बच्चे का रिजल्ट हुआ, वो भी पुलिस में हुआ, तो कह रहा है कि सर हमको पहचान रहे हैं। तुम चेहरा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कह सर आप हमको दिए थे पैसा, मेरा साइकिलिया उड़ गया था बमुआ से। हम कह रहे तुम वही है? हाँ, मतलब वो उस समय पढ़ रहा था, उसका साइकिल उड़ गया था, तो उसको हम पैसा दिए थे। मतलब एक तो बमो चला, वो बेचारा उदास हो गया, सर हम उसके लिए साइकिलें सब कुछ था। हम कहे भाई साहब ये ले, तुम दूसरा साइकिल ले लेना, अभी हम बहुत टेंशन में, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। खान सर पे अगर पिक्चर बने तो हीरो कौन होगा? अभी इस पर सोचे नहीं है। कोई एक्टर आपको लगता है, कोई एक्टर लगता है आपको बॉलीवुड में? शाहरुख, सलमान, आमिर, नवाजुद्दीन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तो बात ही अलग है। नवाज भाई बहुत पसंद करते हैं आप उनको? बहुत। काय पसंद करते हैं? जिंदा कर देते हैं चीजों को एकदम, जैसे लगता है कि मतलब मौत को छू के आ सकते हैं। टक से आ सकते हैं। एक कोई लड़की हमको लिख के भेजी, खान सर गुस्से में इतने मजेदार काहे लगते हैं? गुस्सा मैनेजमेंट कोर्स किए हैं क्या? नहीं, सवाल की क्रिएटिविटी देखिए। गुस्से में मजेदार नहीं, मेरा गुस्सा बहुत तगड़ा रहता है। कह रहे गुस्से में भी आप उनको क्यूट लगते हैं। अब अलग बात है, लेकिन हम धो धा देते हैं, गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा तो बहुत उमार नहीं खाई होगी ना आपसे? हाँ, ये नहीं, मेरे मैनेजमेंट में भी एक चीज है कि भाई गुस्सा नहीं आना चाहिए इनको, क्योंकि अगर गुस्सा आ जाता है तो वो मतलब फिर हम अगर गुस्से में जो डिसीजन दे दिए हैं तो चाहे अच्छा हो या खराब वो डिसीजन होगा। आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? जो आप एक डिजायर जो आप चाहते थे उसके हद तक एक पहुंच गए। जैसे खान सर सक्सेसफुल आदमी है? हम देखिए, हम क्या कहें, मेरे लिए सफलता है जो आप चाहते थे वो हो गया। हम चाहते थे फौज में या एग्रीकल्चर में। टीचिंग हमको, आज भी हम बोल रहे हैं ना, हम टीचिंग के शीर्ष पे बैठ के कह रहे हैं हमको टीचिंग पसंद नहीं है। बस हम उस बच्चों का उम्मीद देखते हैं, कोई मजदूर है जो मेरे भरोसे बैठा हुआ है। हमको एग्रीकल्चर, जिस दिन हमको एग्रीकल्चर में हमको लग गया। आपको प्याज बेचने कैसा कौन सा शौक? अरे प्याज नहीं बेचना है हमको, प्याज बेचना हमको। अरे नहीं, हम प्याज नहीं बेचने, हमको बेच दो आप पटना उगाओ। नहीं, हमको वो चीजें नहीं करनी है। हमें एग्रीकल्चर में एक किसानों के डेवलपमेंट के लिए करना है आपको। आप किसान का तकलीफ समझिए ना। उसको बैगन की सब्जी बोएगा ना, बैगन आधा बैगन सड़ जाएगा उसका। हमको बैगन पसंद नहीं, तो कोई सड़ जाने दीजिए। नहीं, आपको नहीं पसंद है, बट उसका तो फसल बर्बाद हुआ ना। उसकी फसल बर्बाद हो गई। आज भी किसान ना गाय पाला हुआ है जो 15 लीटर दूध देती है। गाय 55 लीटर वाली होल्स्टीन एचएफ गाय नहीं पालता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी नहीं। और दूसरा क्या है कि वो बीमार पड़ती है तो बचता बहुत, मतलब बचाना थोड़ा वो हो जाता है। रीजन क्या है कि उनकी संख्या कम है। संख्या कम होने की वजह से उनकी दवाइयाँ भी कम है, उनके डॉक्टर्स भी कम है। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो उनकी अब एक कोई किसान है, एक गाय रखा है, उसे 15 लीटर दूध दे रहा है, कोई 55 लीटर दे रहा है। ऑब्वियस बात है, फायदा होगा उसको। मोटा आदमी हो या दुबला आदमी हो, खाना में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, 20-25% का अंतर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम मान के चलिए हम 8 रोटी खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 40 खा लें। हमको आप मोटा क्या कह रहे हैं डायरेक्टली?
हमसे तुलना में ठीक लग तो रहे उससे क्या मतलब है, आप बॉडी शेयरिंग कर हैं। कितने केजी के होंगे आप आप? कितने भी केजी हो, आप हम टीवी बताएंगे बेटे कितना वो भी आपके साथ। हम कितने केजी के मतलब होंगे? आप होंगे 50 60 60 62 65 70। 83। तब कहाँ बनता है महाराज। बाहर का खाना नहीं ना खाए। लेकिन इसको आजकल मॉडर्न डे में इसको बॉडी शेमिंग कहते हैं। अब तो हमारे थोड़ा सा पहले था मोटा पतला गोंदू कल्लू, अब कहते हैं बॉडी शेमिंग कर रहे हो। हाँ, अच्छा, थोड़ा ये भी सा। सब बदल गया। पहले हम लोग छोटे जब थे तब कुछ बोल दो। हाँ, लेकिन हालांकि मोटापा ठीक नहीं होता है, अच्छी चीज नहीं होती। ये निमंत्रण है चीजों के लिए। मतलब जिस मतलब तरह इनडायरेक्टली हम फिर कह रहे हैं, हम अपने आप को दोबारा से हमको फिर कह साबित कर रहे हैं। आपको नहीं कह रहे, हम पूरे मतलब पूरी इस चीजों को कह रहे हैं यहाँ पे। मतलब वो चीजें कहीं से भी ठीक नहीं होती वो। लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति जीवन में निराश है, असफल है, फेलियर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? क्योंकि इस देश में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, आजकल मेंटल स्ट्रेंथ की बातें शहरों में तो बहुत होने लगी है। मुझे नहीं पता छोटे शहरों में कितनी, क्योंकि हम छोटे शहर में थे तो मेंटल स्ट्रेंथ बात नहीं करते थे। बड़े शहरों में मैंने आके बहुत सुना है। बट ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉब ना लगना या पढ़ाई में नंबर ना आना, सपना पूरा ना होना, हालात से परेशान होना, अगर ये नकारात्मक ख्याल है, इंसान क्या करे? एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता है। दूसरा, कई बार इस चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हम फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है। कोई बड़े घर का लड़का है, फेल हो जाएगा, गार्जियन कहेगा छोड़ना क्या दिक्कत है। अब कोई गरीब घर का है तो कहीं ना कहीं उसका फाइनेंशियल बैकअप कितना है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। और उसकी परवरिश कैसी हुई है। बहुत लाड प्यार से पाल देंगे ना तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और जैसे गाँव में बच्चे इतना ना कुचाए थुराए रहते हैं सब ना, कि उनको डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता होता है। सही में उन्हें पता ही नहीं है। हम लोग तो कई टाइम समझ में आते डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ दिन बाद बताएंगे। डरा रहे हैं हमको आप। तो ये डिपेंड करता है परवरिश पे, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और उस एज पे भी। देखिए, जब हम लोग का सिलेक्शन छांटा था ना एनडीए से, तो ऐसा मन में इच्छा आती थी ना कि घर पहुंचने से पहले प्रलय आ जाए कि हम ये चेहरा ना दिखा सके। मतलब मरना पसंद था लेकिन चेहरा लेके जाना पसंद नहीं था। तो जिस एज में हम लोग को असफलता लगती है ना, उस एज में जाके देखिए कि क्या लगता है। एक कोई बच्चा 10th में जब फेल होता है ना, तो हम लोग का जमाना था साइबर कैफे में जाके, वहाँ आज ना मोबाइल पे चेक कर लेते हैं वहाँ पे। तो जब कोई फेल होता था ना, तो उसके लिए वो मतलब घर तक का रास्ता पहाड़ हो जाता था। और घर पे आके भी ना दरवाजे पे थोड़ा देर 10-15 मिनट बैठा रहता था, कैसे जाएंगे कैसे। हम लोग के टाइम पे नेट नहीं चलता था, रोल नंबर डाले तो लगा गोल गोल घूमने, तो सांस अटक गया था कि रे भैया हम का होगा का नहीं होगा। जब देखे पास हो गए फर्स्ट डिवीजन, तो जो हम लोग की दौड़ने की रफ्तार थी, उसेन बोल्ट क्या दौड़ेंगे। मतलब एक उमंग। तो मैट्रिक में अगर कोई फेल हो गया तो क्या कर लेगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो दिक्कत नहीं है उसके लिए। और हम लोग पास ही होके आए हैं, यहाँ बैठे हैं, तो मैट्रिक के दम पे 10th के दम पे क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। लेकिन जिस दौर में वो हुआ रहता है ना, वो बड़ा तकलीफ दे होता है। क्योंकि समझना होगा कि जिंदगी बड़ी लड़ाई है। तो उस दौर में जाके आप देखिएगा तब समझ में आएगा। अब होता क्या है कि 40 साल का आदमी 20 साल के बच्चे को समझाता है कि लाइफ ऐसी नहीं है, उसको लगता है कि बूढ़ा ज्ञान दे रहा है हमको। उस एज में वो भी वही था। तो हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई देखो, तुमको मोबाइल चलाना है, मोबाइल चलाओ। बतिया रहे हो लोग, हमारे कहने पे तो छोड़ोगे नहीं जब तक लात नहीं खाओगे। नहीं, हम सुने थे आपका कि स्कूल में साथ पढ़े, 10th 10वीं साथ में पास किए, फिर रोड के उस पार उसका घर था, इधर हमारा घर था, रोटी इधर बन रही थी। ये बच्चे आजकल के ये बच्चे यही कर रहे हैं, गांधी मैदान में कहीं और घूमे जा रहे हैं। ये बच्चे पटना के कॉमन बच्चों का ही है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो गाँव से प्लान बना के आ रहे हैं, जोड़े में। हाँ, जोड़े में आ रहे हैं सब। यहाँ पे जोड़ा में हम तो देख रहे हैं ना, जोड़े में आ रहे हैं सब पढ़ने के लिए। जब यहाँ लात खाते हैं तब समझ में आता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप जो काम करने आए हो, पढ़ाई करने हो, इसे कंप्लीट कर लो पहले। जैसे हमने आज जो हमने टास्क दिया, आप इसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको जो करना है करो। गर्लफ्रेंड किस उम्र में बनाए? जब बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी, तो इंसान प्रेम मोहब्बत से इस बात से डरता है ना कि मेरे पास उस हैसियत के कपड़े नहीं है, खर्चा करवा देगी। हाँ, क्योंकि जब पैंट बड़े होने पे ढीला होता है ना, तो पीछे से सिलाई खोल के जब उसका कमर चौड़ा किया जाता है ना, दाग बच जाता है। उस बचे हुए दाग से कोई ले जाके ये कहने जाएगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना, लात मार दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत है और लड़का कामयाब है तभी प्यार होता है। जब
स्कूल का मोजा बह रहा हो, घींच के रबड़ लगाना पड़ता हो, तो उस समय ये सब नहीं दिखता है। स्कूल बेल्ट का जो आगे लोगो रहता था वो घिस के उसका लोगो मिट गया था, उस पर यूँ नहीं पता चलता था कि स्कूल का बेल्ट है कि जेल का बेल्ट है, तो वहाँ पे बड़ा तकलीफ होता है। आजकल माँ बाप जो पैसे उपलब्ध करा दे रहे हैं ना, ये बहुत काल हो जा रहा है बच्चों के लिए। वो डर नहीं रह रहा है। पैसा रहता है ना तब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अदरवाइज में ढाबा पे ही रह जाते हैं, और उतना नहीं रहेगा ना तो भूखे घर आ जाते हैं। तो ये आजकल के बच्चों के पास हो गया है। पैसा ज्यादा आ गया है ना, तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर यही सब सोच रहा है सब। जब भूखा पेट होता है ना, इंसान कतराता है इस सब चीजों से। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो, कोई बच्चा ये पॉडकास्ट देखे और उसे लगे लाइफ में कुछ करना है, संसाधन नहीं है, क्या सुझाव दोगे आप उसे? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते हैं। आज आप पत्रकारिता में लोग आपको जान रहे हैं, शुरुआत ऐसी ही थी। 10 साल हो गया, 10 साल हो गए। हमने 5 साल इसलिए बोला ताकि बच्चों को 10 साल ज्यादा ना लगे। हकीकत यही है कि 5 साल हम इसलिए बोले, हम 5 साल थोड़ा थोड़ा जानने लगे। हाँ, तो थोड़ा 5 साल में इंसान अपना मुकाम बना लेता है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो शटर खुद से उठाते थे, ऑफिस नहीं था। हम जिस कैंपस में पढ़ाते हैं वो एक डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर फैमिली है, डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद, उनका नीचे क्लिनिक था। हमारे पास ऑफिस नहीं था बैठने का, तो बच्चों की जब छुट्टी होती थी ना, तो हम उनके जहाँ मरीज रहते थे वहीं जाके चुपचाप खड़े हो जाते थे। तो हम देखते थे नहीं देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मरीज की कुर्सियाँ बैठ जाते थे कि मेरे पास नहीं था यहाँ पे, तो बुला के बैठा लेते थे। आप कौन है? तो हम कहे कि सर हम एक शिक्षक हैं, मेरे पास ऑफिस नहीं है। तो वो कहें कि अपना एक काम कीजिएगा, मेरे चैम्बर में बैठ जाए कीजिएगा। तो हम मरीज बन के, उनका गोलका वाला कुर्सियाँ नहीं होता है जिसपे थरिया उलाट के बना देते हैं सब मरीज देखने के लिए, उस पर चुपचाप बैठल रहते थे। अब एकदम कम स्पेस लेके कि कहीं इनको खराब ना लग जाए कि पसर के बैठल है यहाँ पे। धीरे धीरे वही उनका ही कैंपस है, धीरे धीरे ऑफिस दिए करते करते। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ एक दिन में बन जाती है। 25 अप्रैल 2016 मेरा पहला दिन था और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने वीक ऑफ नहीं लिया है। अभी भी आज भी हम सैटरडे संडे को हम लोग ज्यादा काम करते हैं। आई थिंक आप भी करते हो। हकीकत है, लोगों को लगता होगा कि सैटरडे संडे को आराम करता है। जिस दिन यहाँ नहीं होता उस दिन घर पे बैठ के काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस वर्क होता है। अगर उस समय हम लोग 14 घंटा काम कर रहे हैं तो सैटरडे संडे 16 घंटा हो जाता है। और आज काम छीन लीजिए तो लगेगा कुछ है ही नहीं है, ऐसा लगेगा क्या हो गया यहाँ पे। आज के टाइम में जीवन का सबसे अच्छा सुखमय समय काम करते होता है। टेंशन ही नहीं रहता है यहाँ पे, दुनिया में क्या हो रहा है दिखता ही नहीं है। कहते हैं ना मी टाइम, हमको लगता है वो हमारा काम करते हुए होता है। कितनी सिमिलरिटीज है। आखिरी सवाल सर, समापन, गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है? क्योंकि हम लोग गरीबी पे बात कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी है, आप मानते हैं? बहुत बड़ा दुख गरीबी है, लेकिन कई लोग गरीबी को एक सिंपैथी के नज़र से, एक असहाय के रूप में, किस्मत के तौर पे ना देखो। गरीबी को देखो ये बीमारी है, इसका एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, कुछ कराओ, इसको ऑपरेशन कराओ, इंजेक्शन दो, टेबलेट दो, कुछ दो, नहीं हो रहा है तो कूच काच के ठीक करो, लेकिन इसको भागो। ये बीमारी है, इसको तुम आज नहीं किया गया तो कल और बड़ा होगा। आज टेबलेट से सही हो रहा है तो कल इंजेक्शन से होगा, परसों ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हो सकता है पूरा शरीर खराब कर देगा। नो सिंपैथी विथ पॉवर्टी, ब्रूटल एक्शन लीजिए, इसको चाहे जैसे खत्म कर दीजिए। दुनिया ने कोरोना के पीछे पड़े थे, सब खत्म कर दिया सब कोरोना को। उसी रफ्तार से कमर कस के पूरी दुनिया एक बार गरीबी के लिए खड़े हो जाए ना, बहुत हद तक सुधार देगा। लेकिन हम लोग सिंपैथी दिखाने लग रहे हैं। नहीं, कुछ भी करो ईमानदारी से करो। अब गरीबी का मतलब ही नहीं कि गरीबी दूर करने के लिए सुपारी ले लो किसी को मारने के लिए, अब ही नहीं होना चाहिए। मतलब मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना चाहिए अंदर। और अगेन कहते हैं 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम कह सकते हैं कभी ऐसा हो सकता है। 15 घंटा किसी फील्ड में, किसी फील्ड कोई सक्सेसफुल आदमी, कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। कोई इंसान, उसको खाना पीना वो दूर जा चुका है उस चीजों से। 8 घंटे में सोचिए क्या सफल हो जाए, कभी नहीं होगा। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है, आप लानत है, क्योंकि इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल, बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है।
भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हों, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता ना बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाएं तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हों अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। बहुत बार ऐसा होता था बचपने में, तो याद है हम लोग दिवाली वगैरह होता था, दशहरा, तो मेला लगता था ना, वो खिलौने बिकते थे, तो खिलौनों की दुकान पे आदमी 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रहता था, देखते थे कोई कौन खिलौना कैसे चल रहा है। फिर 2-3 घंटा खड़ा हो जाएंगे तो दुकान वाला भगाएगा, खरीदना नहीं है तो खड़ा क्या है यहाँ पे, तो फिर तो दूसरा दुकान पे जाके आदमी खड़ा होता था। तो बड़ा अजीब सा वो समय लगता था। कोई दूसरा ही खरीद के ले जाता तो उसी में खुश हो जाते थे लोग। कोई दूसरा पटाखा छोड़ता था तो वहीं जाके देख लेते थे लोग, अरे यार सब लोग उसी में ताली बजा लेते हैं। बड़ा वो दिन अजीब सा लगता है। अभी देखते हैं तो लोगों को देखते हैं तो लगता है, छोटे बच्चों को, एक दौर था हम लोग भी यहीं थे, उनको देख के कभी उनके कंधे पे हाथ रख के दिल से दुआ निकलता है कि बेटा जल्दी कामयाब हो जाए। अच्छा, आप शौक की मर गया होगा ना? सब मर जाता है। जैसे आज के टाइम में पैसा कौड़ी सब आ गया है, कोई चीज़ अपील नहीं कर सकता। कपड़ा पहनना, खाना पीना, घूमना, लोग कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट जाओ, ये करो। अभी प्राइस टैग देखते हो आप? जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। ये मर जाता है ना, मर जाता है सब कुछ। जब एक समय रहा हो, चाहिए हो, ना मिला, अब पता है खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन अब पता है ना खरीद सकते हैं, इसलिए उसकी कीमत खत्म हो गई। अरे जब पैसे नहीं होते थे तो कभी देखते थे ना, ऐसे पिज्जा वगैरह का प्रचार देता था तो ये हाँ, स्लाइस निकलती थी, तो कभी इसको भी हमारी औकात होगी कि हम इसको भी खाएंगे, इसको भी हम खरीदेंगे। लगता था कि क्या है वो चीज़। अब मतलब कामयाबी ना, जैसे हम लोग गन्ना का रस कैसे निकालते हैं, रस निकलने के बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो इंसान भी जब कामयाब होता है ना तो जिंदगी उससे इतना रस निकाल देती है ना कि फिर उसके पास अपना शौक नहीं बचता। मैंने इस पर एक लाइन लिखी सर थी कि वो जो पहली पीढ़ी होती है ना, जो सफलता हासिल करती है, उसमें अपने आप को, आदमी को बहुत समर्पण, बहुत त्याग करना पड़ता है। दूसरी पीढ़ी को नहीं एहसास होता, जैसे आपकी सेकंड पीढ़ी आएगी आगे, उसको ये नहीं करना पड़ेगा। अपने घर की स्थिति जो बदलता है, कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी भी फील्ड में, उस पहले व्यक्ति ने बड़ा त्याग किया होगा, बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया होगा, बड़ा समझौता किया होगा, अपने सपनों को मारा होगा, ख्वाबों को कुचला होगा वो सफलता पाने के लिए। बहुत, आप कोई भी उठा लो, देख लो, कोई भी पहला व्यक्ति बड़ा हुआ होगा, बहुत, दूसरे तीसरे चौथे में आदमी भूल जाता है, उसको लगता है उसे बचपन से मिला होता है तो उसे लगता है यही नसीब है। हाँ, पहला व्यक्ति जैसे अपने घर में आप पहले हो गए, बहुत अजीब लगता है। मतलब कभी ऐसा होता था कि किसी यहाँ शादी ब्याह में जाना हुआ तो स्टार्टिंग फेज में तो हम लोग ऑटो से जाते थे, तो ऑटो वालों को ना कहते थे 100 मीटर पहले ही रोक दे। सर आप इसका छोड़ोगे, मैं फिल्म सिटी में नौकरी करता था, एक चैनल था, नेशनल चैनल था, मैं एंकर था, तो मैं कैब वाला 350 रुपये लेता था, बरसात हो, वैसे 200-250 रुपये लेते हैं उस दिन, बरसात में और बढ़ जाता रेट क्योंकि बारिश वारिश होती है, और बाइक वाला 60 से 120 रुपये। तो हम कई बार पन्नी रख लिए और हेडफोन अगर लगाया तो ऐसे बैठ के बाइक पे, और बाइक वाले से बोलो चैनल से थोड़ा दूर उतार देना, क्योंकि गार्ड जो होता था वो तो आपको हीरो मानता है, आप टीवी पे दिखते हो, तो गार्ड कहे सर आप बाइक से मत आया करो सर, अच्छा ही लगता, या इंटर्न कोई जा रहा हो अच्छा ही लगता, तो हम दूर करते थे, पैदल चले जाएंगे। ये बहुत छोटी चीज है। मैं कई बार रात को ऐसे इसलिए जानबूझ के फिल्म सिटी घूमने जाता हूँ। अच्छा, जो फर्स्ट में ऐसे हुआ है ना यहाँ पे, हम आप घूमने कभी जाते हैं? हाँ, मैं जाता हूँ रात को कई बार घूमने की, खाली बैठा हूँ, गाड़ी ऑन है, अब खाली घूम के आता हूँ मैं, ये समझने के लिए कि आदमी की औकात कहाँ शुरू हुई है। हम 4 किलोमीटर पैदल जाते थे ट्यूशन पढ़ाने, एक बच्चे को 600 रुपये मिलता था, और उसको स्कूल के बाद पढ़ाते थे 2 बजे दोपहर में, धूप में एकदम ऐसा लगता था जैसे हड्डी जल जाएगा, और फिर 4 किलोमीटर पैदल आके पढ़ाने के लिए। लेकिन वो 600 रुपये बड़ा मायने रखता था, पॉकेट खर्च निकल जाता था उससे। ये वो इंडिया टुडे की मैगजीन आती है, तो पहले पढ़ते बहुत थे क्योंकि पढ़ना होता था पत्रकारिता के बारे में, 25 रुपये की उस टाइम आती थी, अब तो शायद महंगी आती होगी। तो अट्टा से रजनीगंधा चौराहा जो है वहाँ तक ई रिक्शा आता है, वो 10 रुपये लगता है, तो वो 10 रुपया जाना 10 रुपये आना बचा लिया करते थे। 20 रुपये बच गए, आपका 10,000 रुपये घर से मिलते थे, अगर आपने कमाए वो रहे, तो वो जो बचे हैं, हरी बस और लाल बस चलती है नोएडा में, जो लोग ट्रैवल क्यों जानते होंगे। उस टाइम हरी बस में 45 रुपये का पास बनता था और लाल बस में 55 का, 10 रुपये के अंतर में एसी और नॉन एसी था, 45 वाले लेते थे, क्योंकि वो आपको वो 10 रुपये शायद ज़्यादा लगता था, एक कप चाय पी लेंगे, बिल्कुल, एक पैकेट चिप्स खरीद लेंगे, एक गन्ने का जूस गर्मी में मिल जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है। अच्छा, जब आपको सब हासिल हो जाता है
तो आपको लगता है अब क्या है, अब तो सब है ही। अब तो सब है ही है, खत्म ही हो जाता है शौक यहाँ पे, अब कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। बट ऐसा लगता है कि मतलब एक बड़ा भाई रहता ना तो एक कसक सी बच जाती है। आपके बड़े भाई हैं? छोटा भाई है, अच्छा, इसलिए मैंने कहा। हाँ, एक बड़ा भाई रहता तो लगता है, जैसे आज हमको लगता है ना मेरे भाई, मतलब उनको लगता है कि लाइफ में कभी मुसीबत रहेगी ना हम तो इनको खींच के लेके निकाल ही देंगे यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि कई बार लाइफ में ना ऐसे ही टेंशन्स आ जाते हैं जहाँ लगता है कि हम किसको जाके कहें। एक टाइम के बाद इतने बड़े टेंशन आते हैं कि आप माँ बाप को, फैमिली को नहीं बता सकते, और डिप्रेशन में चले जाएंगे यहाँ पे। किसको बता सकते थे? उनको बताने लायक होता भी नहीं, होता भी नहीं यहाँ पे। उनको बताओ मतलब अपना टेंशन लो, फिर उनका टेंशन लेके अपने में लो, फिर डबल टेंशन ले घूमो। डबल। तो एक रहता है बड़ा भाई रहता है तो बड़ा, हम अपने छोटे भाइयों को देखते हैं ना कि एक लेवल तक वो बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद लगता है कि भैया ये वाला हमसे नहीं होगा, हम क्या, अच्छा चल हम कर देते हैं। लाइफ में एंड गोल क्या है सर आपका? कुछ तो होगा ना, कुछ तो इंसान सोचता है कि एंड गोल क्या है आपका। इतना भी ज्यादा हम बताए ना कि हम बड़ा दूर वाला गोल नहीं देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं। तो अगला वाला क्या सोचो? कुछ तो सोचोगे ना, जिंदगी का मकसद क्या है आपके? अगला वाला का ये देखना है कि एग्रीकल्चर वाले में तो इनका प्याज खत्म नहीं हो रहा। हाँ, तो जो मेरा गोल है हम आपका गोल कैसे बता देंगे? हम अपना गोल, मैं सारा प्याज खरीदूंगा आपका। अरे हमको प्याज नहीं बेचना है। किसानों की स्थिति को चेंज करनी है। वहाँ पे किसान सब आज भी वही वाला ट्रेडिशनल तरीका अपना के रखे हुए, तो वो किसान को जब तक, आप इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? किसानों की। आप किसानों को और महिलाओं को चेंज कर दीजिए, पूरा देश चेंज हो जाएगा। अब यही दोनों बेचारी सबसे ज्यादा समस्या में जी रहे हैं। बाकी जो हम लोग कह रहे हैं देश बदलना है, देश बदलना है, ये सब कुछ नहीं। किसान और महिलाओं की स्थिति बदली है, काम खत्म। महिला वही, फिर वही वाली बात जो आपने शुरू में कही थी, मतलब वो लाइन मेरे को एक्चुअली टच कर गई। मैं बैठ के सोच रहा था जो आपने कही कि जिस घर में पुरुष पढ़ा हो, बिहार में भी एक बड़ा परिवार राजनीतिक है जहां पर पढ़े थे। जैसे मैं लालू जी पे स्टोरी कर रहा था, अभी मैंने एक बड़ा अच्छा स्टोरी की, तो नलिन वर्मा जी आए थे। तो नलिन वर्मा जी ने बताया कि लालू जी को पढ़ने का बहुत शौक था और वो अपने खानदान में पहले थे, और जब उनके घर गए वो, तो उनको रियलाइज हुआ इस घर से निकले कोई इतना बड़ा कैसे बन गया। ये वो बता रहे थे मुझे। मम्मी वाली बात बहुत सटीक लगी मुझे कि जिस घर में मम्मी पढ़ी होती हैं उस घर में अनपढ़ नहीं मिलता। और ये प्रैक्टिकल कहीं उठा लो, माँ बच्चे को बहुत, मतलब पिता के पास क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बाहर देखना है, ये देखना है। माँ क्या है ना कि उसको लिए सबसे प्राइम चीज होती है वही बच्चे ही होते हैं उसके लिए। बहुत शुभकामनाएं सर। मुझे लगता है हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी आपने बदली है, और सुनकर मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। इनफैक्ट एंड में भी जो आपने कहा कि आपका बड़ा मकसद समाज को लेके है, मुझे कई बार लगता है कि अभी भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं, शायद अपने परिवार के बारे में, अपने आसपास के बारे में। हालांकि पत्रकारिता भी एक जरिया है, मेरी कोशिश रहती है कि समाज में आखिरी व्यक्ति की आवाज उठाओ। कई बार बड़ी गालियां पड़ती हैं, कई बार तालियां पड़ती हैं, बट ठीक, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बट बहुत शुभकामनाएं सर, आशा है जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।